तो देखिए चलो क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द न्यू आइडेंटिटीज ऑफ द कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न टाइम्स। तो अभी न्यू आइडेंटिटी क्या है, ओल्ड आइडेंटिटी थी करेक्ट, जो अलग अलग वे से हम लोग देख रहे थे, बट न्यू आइडेंटिटी में क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो, द कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैज अंडरगॉन द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन मॉडर्न टाइम्स। ये तो हमने भी देखा कि कास्ट धीरे धीरे चेंज होते आ रही है, उसका नेचर भी चेंज होते आ रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। न्यू आइडेंटिटीज हैव इमर्ज दैट रिफ्लेक्ट दिस चेंजेस, और यही जो कुछ चेंजेस है हम लोग न्यू आइडेंटिटी के थ्रू स्टडी कर सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। फ्यू न्यू आइडेंटिटीज ऑफ द कास्ट सिस्टम आर एज फॉलोअर्स। क्या क्या है अभी, सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कास्ट इन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स। इनिशियली कास्ट जो थी ना, या फिर हम लोग कहते हैं कि जो पहले अपर कास्ट है वही उस देश की, उस रीजन की जो पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस है वो डोमिनेंट थे। बट अभी कास्ट का जो कुछ प्रेजेंस है वो और ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जो लोअर कास्ट है जिनको पहले शायद रिप्रेजेंटेशन नहीं था गवर्नेंस में या फिर पॉलिटिक्स में, उनको भी मिल रहा है। तो फिर वो फ्रेगमेंटेशन और भी ज्यादा बढ़ रहा है। क्लियर, ठीक है। जैसे सर्टेन कास्ट हैव बीन प्रोवाइडेड रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे मैंने अभी कहा कि पहले अपर कास्ट ज्यादा डोमिनेंट थी, बट अभी रिजर्वेशन के कारण क्या हो रहा है, अभी लोअर कास्ट को भी चांस मिला है इन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स, तो उसमें भी उनका नंबर दिखता है। करेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो तो अराउंड लेट्स से कि 7% 13% हमने दिखा है ना, ठीक है। 13% जैसे कि शेड्यूल कास्ट को है, 7% शेड्यूल ट्राइब को है, 29% ओबीसी को है। तो ये बाय डिफॉल्ट अभी रिजर्वेशन होने के कारण क्या हो रहा है ना, वहां पे आपको इनका रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। क्लियर। ओबीसी का लोकसभा एंड राज्यसभा भी नहीं दिखेगा, एससी एसटी के लिए तो रिजर्व सीट्स है। करेक्ट। तो वो बाय डिफॉल्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट इन द सेंस जब भी इलेक्शन होंगे तो लेट्स से कि 100 लोगों का रिप्रेजेंटेशन अगर जा रहा है तो उनमें से 13 शेड्यूल कास्ट के रहेंगे, 7 एसटी के रहेंगे। करेक्ट, वो रहेंगे। क्लियर। तो उसी तरीके से आपको गवर्नेंस और पॉलिटिक्स में, अभी गवर्नेंस मींस व्हाट, कि जैसे आप अभी आगे जाके आईएएस बनोगे तो आप गवर्नेंस का पार्ट बनोगे एज ए आईएएस ऑफिसर। तो आप में भी जो भी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग कर रहा है वो उस रिजर्वेशन से वहां पे एंटर करेगा, तो वहां पे गवर्नेंस में भी आपको कास्ट सिस्टम दिखेगी। तो ये नया एक हम लोग कहेंगे डायनामिक या फिर फेसेट है जो आपको इमर्ज होते हुए दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। नाउ सेकंड, कास्ट सिस्टम इन बिजनेस। अभी बिजनेसेस में भी कास्ट सिस्टम है क्या, देखो कि सर्टेन कास्ट डोमिनेट द सर्टेन इंडस्ट्री एंड कंट्रोल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। अभी इसमें आप बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि देखो दो एससीज एंड एसटीज गॉट रिप्रेजेंटेशन थ्रू रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, गवर्नेंस या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बिजनेसेस में अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि डिक्की, ठीक है, इस तरीके की इंस्टीट्यूशन भी इमर्ज हो रही है ऑन द लाइन ऑफ फिक्की। ठीक है, FICCI था तो वैसे ही DICCI, फिक्की डिक्की। ठीक है, उसी तरीके से टिक्की भी था। करेक्ट, ये भी है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि एक रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। ठीक है, कहां पे, एंटरप्रेन्योरशिप में या बिजनेसेस में। तो बिजनेसेस में भी आपको दिख रहा है। उसके अलावा दो देयर इज ए रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, या फिर द हम लोग कहेंगे कि सम एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि कोई स्कीम है पर्टिकुलरली जो शायद शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर के लिए है या फिर शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योर के लिए है। करेक्ट, या फिर वुमेन के लिए है। करेक्ट। तो ऐसे इसकी वजह से शायद कुछ नए एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं उस पर्टिकुलर कास्ट के, बट स्टिल जो हिस्टोरिकल एक पर्टिकुलर क्लास हुआ करता था उस टाइम पे, जैसे हमने देखा कि वैश्य जो पर्टिकुलर क्या कर रहे थे, बिजनेस में, ट्रेडिंग में ही थे, तो वही आगे जाके अभी जो मॉडर्न फॉर्म है अभी ट्रेडिंग का वगैरह, जैसे हम लोग बिजनेस कह रहे हैं अभी, ठीक है, मोर सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, तो इसी बिजनेसेस के वो क्या है, डोमिनेंट सेक्शन अभी भी। जैसे मैंने बताया था मारवाड़ीज हो गए, गुजरातीज हो गए, वो बड़े डोमिनेंट है उस पर्टिकुलर रीजन में, या फिर पूरे रीजन में, क्या पूरे भारत में आप देख लीजिए, किसी भी बड़े सिटीज में आप देख लीजिए। ठीक है, ये जो कुछ बिजनेसेस है ना वही कंट्रोल करते हैं मेजोरिटीली। करेक्ट। तो उनका एक कैसे है, कनेक्शन है पर्टिकुलर उस बिजनेस को लेके, तो उस कनेक्शन की वजह से जो शायद जो अपर कास्ट है तो उनके जो कुछ एक नेटवर्क बना हुआ है, उसके नेटवर्क के थ्रू उनको भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। मतलब दो देयर इज ए सम स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, बट स्टिल वहां पे डोमिनेंस अभी भी अपर कास्ट का ही है। करेक्ट, क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। क्लियर। तो ये है। तो फिलहाल अभी भी डिक्की टिक्की होने के बावजूद भी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब अभी भी मार्जिनलाइज ही है इन बिजनेसेस आल्सो। करेक्ट। नाउ कास्ट एसोसिएशन। अभी कास्ट एसोसिएशन मतलब व्हाट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन इनकम्पास सेवरल एंडोगेमस कास्ट एंड जातिज ऑफ ए सिमिलर नेम, ऑक्यूपेशन एंड रैंक। ये हमने देखते हुए देखा है। करेक्ट, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कुनबी है,
अभी कुंबी में नंबर ऑफ कुंबी है, क्योंकि जाति में सब कैटेगराइजेशन भी हुआ है, सब कास्ट ही आई हुई है, करेक्ट। तो उसमें कुंबी है, तो कुंबी मैंने बताया था लास्ट टाइम कि अगर तिरेवी कुंबी है, बावनी कुंबी है, जादव कुंबी है, तो बहुत सारी कुंबीज है। अभी उनके भी ना अपने अपने ना स्मॉलर ऐसे ना ग्रुप बन चुके हैं, करेक्ट। जैसे कि अगर नागपुर में जाओगे ना तो आप बहुत सारे ना हॉल्स के ऊपर नाम दिखोगे, करेक्ट, तिरेवी कुंबी सभागृह, करेक्ट, दिखोगे आप, डेफिनेटली देखोगे, क्लियर। तो ये कैसे आया हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम लोगों को एक रहना है, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, क्लियर। तो बेसिकली वही है कास्ट एसोसिएशन, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन इनकम्पास सेवरल एंडोगेमस, एंडोगेमस मतलब होता है विद इन अ कास्ट, करेक्ट, विद इन अ कास्ट, एंडोगेमी है, एक्सोगेमी नहीं है, क्लियर। तो कास्ट एंड जाति के हक को एसोसिएशन होते हुए दिख रहा है। उसके अलावा सिमिलर नेम, ऑक्यूपेशन एंड रैंक, सॉरी, ये भी आपको दिखेगा उसी पर्टिकुलर कास्ट में, ठीक है। जैसे पाटिल में, करेक्ट, एक पर्टिकुलर पाटिल नाम है, तो ये एक पद भी हुआ करते थे, अभी भी मतलब काइंड ऑफ वही है, पाटिल को वैसे देखा जाता है, बट पाटिल सरनेम अभी इतना कॉमन हो चुका है। बट पाटिल क्या था, एक वो बताता था कि भाई ये हायर कास्ट से बिलोंग कर रहा है, करेक्ट, पाटिल की, क्लियर। तो ये रैंक वगैरह क्या है, इनडायरेक्टली ये रैंक, देखो गवर्नमेंट के मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी रैंक अलाउ नहीं करता, पता है क्या आपको, आप पढ़ोगे सामने जाके अभी जब आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाया जाएगा तब, कोई भी रैंक अलाउ नहीं करता अपार्ट फ्रॉम सम एकेडमिक, फॉर एग्जांपल डॉक्टर वगैरह वगैरह, ये लगा सकते हो आप, ये रैंक कोई इशू नहीं है। बट आप ऐसी रैंक नहीं यूज कर सकते जिससे आप ज्यादा सुपीरियर दिखोगे कास्ट में या फिर पूरे सोसाइटी में, क्लियर। या फिर आप भारत रत्न वगैरह ये भी यूज कर सकते हो, पद्मश्री, भारत रत्न, कुछ अलाउ करा गया है जो आपका नॉन रिलीजियस, नॉन कास्ट उसका अलाइनमेंट है, करेक्ट। बट जिनका कास्टिस्ट अलाइनमेंट है वैसे कुछ भी चीज आप यूज नहीं कर सकते, क्लियर, ठीक है। तो वो अलाउ नहीं करा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो ये रैंक वगैरह फिर कहां से आपको समझ में आ रही है, नाम से भी, ठीक है। पाटिल जैसे मैंने कहा अभी, क्लियर होता है, ठीक है। सर देशमुख हो गया, क्योंकि वो सर देशमुख ही पहले जमा करते, मतलब कलेक्ट करते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मराठा, करेक्ट। या फिर देशमुख हो गया, सर देशमुख हो गया, ये नाम वही से इमर्ज हुए, पता है कि आपको बहुत सारे नाम हैं वो एसोसिएटेड थे एक पर्टिकुलर काम से, उस टाइम पे जो भी होता था, क्लियर। वैसे यही है सर देशमुख, पता है कि आपको नाम सर देशमुखी, ये एक्चुअली टैक्स हुआ करता था, ठीक है, मतलब जो कलेक्ट करते थे मराठा, ठीक है। बाद में जो मैंने कहा था ना आपको कि बहुत सारे जो एरियाज थे वो कंट्रोल किए जाते थे जमींदार, तो जमींदार वर्ग में ये नाम बड़े कॉमन थे, सर देशमुखी हो गया, देशमुख हो गया, ये सब, करेक्ट। नाउ डिमांड फॉर रिजर्वेशन, ये भी हम लोग देख रहे हैं, अभी धीरे धीरे डिमांड फॉर रिजर्वेशन इतनी नीचे तक जा रही है कि अभी अपर कास्ट में भी रिजर्वेशन की डिमांड हो रही है। अभी फिलहाल कल से ही आंदोलन फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। जरा आप देखते हो ना, मराठा हॉटस्पॉट है, सॉरी महाराष्ट्र हॉटस्पॉट है रिजर्वेशन के ये पर्टिकुलर डिमांड के लिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जहां पे एक्चुअली रिजर्वेशन डिमांड किया जा रहा है, बट अभी फिलहाल का जो बॉइलिंग पॉट है वो महाराष्ट्र में, करेक्ट। नहीं तो इसके पहले अगर मानकर हमारे टाइम पे जब हुआ करता था वो जाट हुआ करता था इन हरियाणा एंड राजस्थान, वहां पे इतने ज्यादा आंदोलन हुआ करते थे कि ट्रेन रोक दिया जाता था, सब कुछ, मतलब मिलिट्री ग्राउंड पे उतर गई थी आर्मी, इतना ज्यादा कंट्रोल करने के लिए, इतना वायलेंट वो पूरा माहौल हो चुका था उस टाइम पे। तो हम लोग वो स्टडी करते थे उस टाइम पे आंसर लिखने के लिए, ठीक है। आपको अभी मराठा रिजर्वेशन लिखना पड़ेगा, सेम विथ अगर आप आंध्र प्रदेश चले जाओगे तो कापूज करके है, करेक्ट। दे आर एक्चुअली बहुत ज्यादा डोमिनेंट वर्ग है उस स्टेट का, करेक्ट। सो बेसिकली ये डिमांड फॉर रिजर्वेशन, तो वेरियस कम्युनिटीज अक्रॉस द इंडिया इंक्लूडिंग द जातीज इन हरियाणा, जैसे मैंने अभी कहा आपको जाट, करेक्ट। उसके अलावा मराठास इन महाराष्ट्र एंड कापूज इन आंध्र प्रदेश हैव डिमांड फॉर द रिजर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ कोटाज इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, करेक्ट। ये अभी बड़ी ज्यादा डिमांड बढ़ते चल रही है, ठीक है, क्लियर। मेरा क्या ओपिनियन है पता है क्या रिजर्वेशन का, ठीक है। अभी मतलब अपार्ट फ्रॉम ये हमारा जो कुछ स्टडी वगैरह है सब कुछ, करेक्ट। देखो हमने अभी इतना पढ़ा, रिजर्वेशन हम लोग अलग से पढ़ने वाले, मैं शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ कि मुझे क्या लगता है। आपको देखोगे कि ये नो डिमांड ऑफ रिजर्वेशन इतनी परसिस्ट करेगी, सामने आके हर लोग बोलेंगे मुझे रिजर्वेशन चाहिए, करेक्ट। कुछ ना कुछ पैरामीटर ढूंढ के लाएंगे और मुझे रिजर्वेशन चाहिए। तो अगर आप इतना रिजर्वेशन देते गए तो सोसाइटी पूरी फ्रेगमेंटेड हो जाएगी, और जैसे ही फ्रेगमेंटेड हो जाती है, ग्रुप्स बन जाते हैं ना, तो वो यूनिटी की भावना नहीं रहती। आप ना उस चश्मे से देखते हो, उस विजन से देखते हो, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर कास्ट का है या फिर रिलीजन का है, वो होता ही है, करेक्ट, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, सब लोग इनसिक्योर होते हैं खुद को लेके, और यही इनसिक्योरिटी एक्चुअली इस तरीके के डिमांड्स को जन्म देती है, क्लियर। अभी हिस्टोरिकली हमने देखा कि भाई शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, या फिर अदर जो भी हम लोग सवर्ण और अवर्ण, सॉरी सवर जो क्लास था
और अवर्ण, दो ही थे, लास्ट टाइम हमने देखा था। तो जो क्लास थे ना उनमें से मैंने बताना भूल गया था, मैं बता देता हूं फिर से एक बार। जो सबसे पहले ऊपर कौन थे उस टाइम पे? ब्राह्मण्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, ठीक है। ये चार थे। उसके बाद पंचमांस, मतलब जो चारों में नहीं बैठते, पंचमांस, जिसे ही सामने आके हम लोग अनटचेबल्स भी कहते थे, ठीक है। तो इनमें जो हमारी चतुर्वर्ण सिस्टम थी ना, ठीक है, तो उनमें पहले तीन जो थे ना, इनको ना सवर्ण कहा जाता था, याद रख लेना। इनको क्या कहा जाता था? सवर्ण, ठीक है। और जो शूद्रास थे ना, इनको एक्चुअली अवर्ण कहा जाता था, या फिर सामने जाके तो ऐसे हुआ कि ये नीचे को दोनों को जोड़ के फिर अवर्ण हो गया। हमने नाम अवर्ण किसको दिया था, या फिर पंचमांस जिसको हमने कहा था, तो वो जो इस चारों में नहीं बैठती उसको अवर्ण कहा था। एक्चुअली सवर्ण मतलब अपर कास्ट या फिर हायर कास्ट, ये ऊपर की तीनों को ही कहा जाता था, करेक्ट। और उसके बाद जो शूद्रास थे उनको भी कैटेगराइज करा गया था अवर्ण का, ठीक है, और इंक्लूडिंग देम, इनको तो फिर और भी था, अनटचेबल्स वगैरह भी था, करेक्ट। प्यूरिटी इंप्यूरिटी का फिर कंसेप्ट आते गया, फिर ये सब कुछ चीजें। तो मतलब बेसिकली इतना ही समझो कि सवर्ण अभी हम लोग जो कहते हैं हायर कास्ट, जो अभी के हायर कास्ट है, या फिर जो ये इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि अभी मराठा रिजर्वेशन में पर्टिकुलरली जो एक पर्टिकुलर जो एक ये होता है ना, मतलब कि किसी को भी रिजर्वेशन अगर देना है तो उसके लिए कुछ पैरामीटर फाइंड मतलब देखे जाते हैं, चेक किए जाते हैं, उसका हिस्टोरिकल डेटा चेक किया जाता है, करेक्ट। फिर पॉलिटिकल डोमेन में देखा जाता है, इकोनॉमिक डोमेन में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, या फिर उनके लिनिएज देखे जाते हैं, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो उसमें जो एक कंसेप्ट है सवर्ण का, तो वो देखा जाता है इन तीनों में। तो इन तीनों में सवर्ण है, तो फिर ये सवर्ण है, तो ये यहां इनको बिलोंग करने वाले जितने भी लोग रहेंगे फिर वो सभी के सभी फिर आपको रिजर्वेशन उनको नहीं दिया जा सकता, क्लियर। क्योंकि वो सवर्ण है, तो हिस्टोरिकली दे आर एट ए एडवांटेजियस पोजीशन, हिस्टोरिकली, करेक्ट। दैट्स व्हाई दे आर एक्चुअली अहेड देन सम अदर, करेक्ट। तो इसी के कारण उनको ना जनरल कैटेगरी में हम लोग कहते हैं, करेक्ट। तो बेसिकली फिर बचे कौन है फिर? फोर्थ शूद्रास और ये पंचमांस। तो सबसे पहले रिजर्वेशन इधर आया पंचमांस में, SC ST वाला, करेक्ट। फिर उसके बाद शूद्रास में आया जो OBC वाला मैंने कहा अभी, क्लियर। तो बेसिकली अभी जो डिमांड आ रही है, अभी जो डिमांड आ रही है मराठा रिजर्वेशन की, तो उसमें वही चल रहा है कि जैसे मैंने कहा ना कि इनको रिजर्वेशन देना पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि दे आर हिस्टोरिकली एडवांटेजियस पोजीशन पे थे। तो अभी जो क्षत्रियाज में बिलोंग कर रहे हैं मराठास, तो वो खुद को प्रूव कर रहे हैं कि हम लोग इधर बिलोंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये पूरी, यही पूरी है, ये गेम है बस। ये अगर मान के चलो कि प्रूव हो गया कि वी बिलोंग टू द शूद्रास, या फिर शूद्रास में भी कौन? फार्मर्स, जिसमें हम लोग अभी के ओबीसी काउंट करते हैं, कुनबी पर्टिकुलरली, ठीक है, क्लियर। तो वो वही ना कुनबी प्रमाण पत्र जो मराठी में कहा जा रहा है अभी, वही प्रूव कर रहे कि हमारे पास कुनबी प्रमाण पत्र है। और हिस्टोरिकली मैंने कहा था कि जो मराठास खुद को कह रहे हैं, जो क्षत्रिय को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट चतुर्वर्ण स्टेटस, करेक्ट। तो उनमें भी पहले लोग कौन थे? पहले वही थे जो आपके एग्रीकल्चरलिस्ट थे, या फिर जो छोटे बड़े काम करते थे, ठीक है, जो ऐसे कहा जाता है ऐसे, ठीक है। वेट अ मिनट, इनमें लोग कौन थे? वेट अ मिनट, हाँ, शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने क्या किया था, ऐसे ही जो लोग थे गांव की तरफ के वगैरह जो खेती कर रहे या फिर कुछ काम कर रहे, इनको ही एक उद्देश्य से उन्होंने एक साथ गैदर करा, उसके बाद उन्होंने लड़ाई लड़ी, करेक्ट। तो जो गैदर हुए उनका एक अलग स्टेटस बन गया फिर सोसाइटी में, जिनको ही हम लोग मराठा कहते हैं, और वो बिलोंग कर रहे थे फिर क्षत्रिय से, क्योंकि उनका प्रायर रोल क्या रहा फिर? लड़ना रादर देन खेती। बट मीन टाइम वो जो उनका पीस टाइम रहता था उस टाइम पे क्या कर रहे थे? अदर एक्टिविटीज में खेती भी कर लेते थे। बट इशू क्या है ना कि जो रोल उनका प्रायर जो मतलब प्राइमरी जो रोल बन गया था लड़ना, वो उनको रखता है क्षत्रिय से, ठीक है। दो दे वेयर बिलोंग टू फार्मर कैटेगरी बिफोर, करेक्ट, बट वो अभी यहां पे बिलोंग कर रहे हैं, और खुद को वो वैसे बताते भी थे कि हम लोग मराठास हैं, करेक्ट। और मराठा उस टाइम पे स्टेटस
सेकंड लेवल पे था एटलीस्ट ब्राह्मण के बाद, तो फिर उसके बाद कोई नहीं चाहता था कि अपना स्टेटस क्या बोलते हैं हम लोग, डिमोट हो जाए, ठीक है, प्रमोट हो चुकी है ना ऑलरेडी, तो डिमोट हो जाए, क्लियर। वो तो एक प्राइड का एक सिंबल था, ठीक है, मराठा कहना खुद को। फिर अभी क्या होगा, जैसे मैंने कहा ना, समझा धीरे 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 हमारी इकोनॉमी चेंज होती जा रही है, धीरे धीरे आपको पूरा सोसाइटी चेंज होती जा रहा है। अभी उतना ज्यादा वो लड़ाई वरियर उसके बाद एक काफी, फिर उसके बाद अभी खेती का भी क्या हो गया, धीरे 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 इनकम कम हो रहा है, रिम्यूनरेशन कम मिलने जा रहे हैं, तो अभी नया जो वर्क बन रहा है वो बन रहा है एजुकेटेड क्लास। तो एजुकेशन अभी ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू अदर। वहां से आपको पता है कि मैं अगर एजुकेटेड होता हूं, मैं अगर स्किल डेवलप कर लेता हूं, तो मुझे ज्यादा इनकम मिलेगा। अगर मैं इकोनॉमिकली स्ट्रांग हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां से बिलोंग कर रहा हूं ज्यादा, ठीक है, क्योंकि एट द एंड कह रहे हैं ना कि प्रिविलेज की बात है, ठीक है। उस टाइम पे हायर क्लास जो थे उनको प्रिविलेज ज्यादा थे, इनको प्रिविलेज कम थे। अभी इनके पास इनकम आ गया तो प्रिविलेजेस भी आ रहे हैं, करेक्ट, एटलीस्ट इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक प्रिविलेजेस, करेक्ट। सोशल प्रिविलेजेस नहीं भी आ रहे तो भी इकोनॉमिक आ रहे हैं ना, बट स्टिल कि जो इकोनॉमिक प्रिविलेजेस आ रहे हैं तो उसकी वजह से वो खुद को भी ज्यादा ही ऊपर समझ रहे हैं अभी, धीरे 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 धीरे, और समझना भी चाहिए, ठीक है, करेक्ट, क्योंकि इकोनॉमिक अभी अल्टीमेट ज्यादा पावर हो रहा है एज कंपेयर टू सोशल। बट जैसे मैंने कह रहा हूं आपको कि इनको रिजर्वेशन देना पॉसिबल नहीं है, करेक्ट, चतुर्वर्ण सिस्टम के द्वारा, जिसे हम लोग सवर्ण कह रहे हैं, और इनको अभी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो अभी मेन लड़ाई वहीं पे चल रही है कि खुद को आपको इधर जब तक आप प्रूव नहीं करोगे नीचे में अवर्ण में, तब तक आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इधर ओबीसी का, एससी का, एसटी का, करेक्ट। सेकंड और चल रही है महाराष्ट्र में डिमांड, धनगर पता है आपको, धनगर ऑलरेडी बिलोंग करते हैं ओबीसी को, ठीक है, धनगर कम्युनिटी। धनगर मतलब जो शिप रियरर होते हैं ना, शिप पर पता है ना आपको, तो वो शिप रियरिंग करते हैं, तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में हो जाता है, इधर में भी है, जैसे कि यवतमाल वगैरह साइड में, क्लियर। तो ओबीसी में ऑलरेडी है, मतलब रिजर्वेशन मिल रहा है, बट स्टिल दे वांट रिजर्वेशन नाउ इन एसटीज, ठीक है, महाराष्ट्र में ये सेकंड डिमांड है, बट ये पैरेलली मराठा रिजर्वेशन में दब चुकी है थोड़ी, ठीक है, क्लियर, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज वो कम है, मराठा रिजर्वेशन थोड़ा ज्यादा बड़ा, उसमें मतलब बड़ा वर्क कवर होता है उसमें, तो वो डिमांड ज्यादा है, क्लियर। तो बेसिकली मराठा रिजर्वेशन समझने के लिए आपको ना ये सिस्टम समझना जरूर रहेगा पहले, कि किसको रिजर्वेशन दिया जा सकता है, किसको नहीं दिया जा सकता, क्या पैरामीटर्स है रिजर्वेशन देने के लिए, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, ये सब कुछ चीजें, और उसकी कमिटीज बैठती है। ऐसा नहीं होता कि भाई दिमाग में आ गया और गवर्नमेंट में दे दिया। पहले तो सबसे पहले क्या होगा, कमिटी बैठेगा, कमिटी पैरामीटर जो भी है रिजर्वेशन के, उसके ऊपर अगर वो पर्टिकुलर कम्युनिटी फुलफिल कर रहे सब क्राइटेरिया, ठीक है, ग्रीन, ठीक है, तो ही जाके उनको क्या दिया जा सकता है, रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो ये प्रूव होना चाहिए कि उसका सोशल स्टेटस क्या था हिस्टोरिकली, उसके बाद आपका वेट, कहां तक आ गए थे हम लोग, हाँ, रिजर्वेशन का। तो रिजर्वेशन का ही जो इशू है ना, हम लोगों को अच्छे से देखना पड़ेगा, उसको समझने के लिए ऑल एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो गया, करंट उसके डायनामिक्स क्या है, ये सब कुछ चीजें समझनी पड़ती है, तब जाके क्यों ये रिजर्वेशन की डिमांड बढ़ती चल रही है ये समझना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। सो बेसिकली वही है, जैसे मैंने कहा था आपको कि हरियाणा में जैसे कि जाट्स हो गए, मराठाज इन महाराष्ट्र, कापूज इन आंध्र प्रदेश, दे आर डिमांडिंग द रिजर्वेशन, ठीक है, दो दे बिलोंग्स टू द हायर कास्ट फिलहाल तो बेसिकली क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका हम लोग आगे देखेंगे, रिजर्वेशन में डिटेल में जब बताऊंगा। बट अभी आपको हमारा टॉपिक ये था कि व्हाट आर द न्यू आइडेंटिटीज। तो ये न्यू आइडेंटिटीज आपको इमर्ज होते हुए दिख रही है कि लोग नई रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं। उसके अलावा कास्ट एसोसिएशन हम लोग देख रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है, सब लोग कॉन्शियस हो चुके हैं ऑफ देयर ओन कास्ट, सब कास्ट तक कॉन्शियसनेस जा रहा है, क्लियर। उसके अलावा कास्ट सिस्टम इन बिजनेस हम लोग देख पाते हैं, एंड कास्ट इन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स। फिर उसके बाद है न्यू टॉपिक, दैट इज व्हाट आर द न्यू आइडेंटिटीज ऑफ द कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया में, कास्टिजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार, इसके ऊपर डिबेट भी आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे पर्टिकुलरली अभी मैंने कहा था बिहार इलेक्शन चल रहा है, तो बिहार इलेक्शन में बहुत बार ये इशू रहता है कि पॉलिटिक्स कैसे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रहा है, ये सब कुछ चीजें। तो ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में हमें ये टर्म ना बार बार सुनने के लिए मिलती है कि पॉलिटिसाइजेशन हो गया कास्ट का, या फिर कास्टिजाइजेशन हो चुका है पॉलिटिक्स का। तो इसका मीनिंग क्या होता है, दोनों सिर्फ स्वैप लग रहे हैं ना वर्ड, करेक्ट। यहाँ पे कास्टिजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, यहाँ पे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, तो फर्क क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो पहले फर्स्ट पॉइंट से समझ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स यूज द कास्ट सिस्टम टू मोबिलाइज वोटर्स एंड गेन कैंपेन सपोर्ट।
मतलब ये ऐसी एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं कास्ट सिस्टम को टू मोबिलाइज वोटर्स एंड गेन द कैंपेन सपोर्ट। वोटर्स मींस क्या कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आई एम बिलोंग टू द पर्टिकुलर कास्ट और मैं चुनाव में खड़ा हूं, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा कि मैं मेरे कास्ट के लोगों को मोबिलाइज करूंगा बाय सेइंग कि भाई मैं आपका ये कर दूंगा, भला कर दूंगा, हमारे लोगों का भला करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जो भी मुझे बोलना है, करेक्ट। तो मैं उसको मोबिलाइज कर रहा हूं बाय यूजिंग द कास्ट एज अ वेपन, करेक्ट। उसको मैं एज ए वेपन यूज कर रहा हूं मेरे पूरे पॉलिटिकल गेन के लिए, क्लियर। तो ये होता है कास्टिजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। फिर अभी ये पॉजिटिव है निगेटिव है समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं, करेक्ट। सेकंड है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। क्या है? इट रेफर्स टू द हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स फ्रॉम मार्जिनलाइज एंड डिसएडवांटेज कास्ट यूज देयर कास्ट आइडेंटिटी फॉर द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल एंड ग्रुप फ्रॉम द मार्जिनलाइज एंड डिसएडवांटेज कास्ट। मतलब इसमें जो मार्जिनलाइज एंड डिसएडवांटेज कास्ट है पूरे सोशल स्ट्रक्चर की, तो वो क्या करते हैं, देयर कास्ट आइडेंटिटी यूज करते हैं, या फिर हम लोग कहेंगे कि कास्ट आइडेंटिटी बताते हैं फॉर द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अभी आप बोलोगे दोनों तो सेम ही लग रहे हैं, अलग क्या? बट उसमें फर्क ये है कि ये काइंड ऑफ ना निगेटिव कनोटेशन के साथ और ये पॉजिटिव कनोटेशन के साथ है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कह रहा हूं कि अगर मान के चलो कि इंडिया के बारे में देखते हैं, ठीक है। मान के चलो कि हम लोग फुटबॉल में अभी तो फिलहाल तो नहीं है, अच्छा ठीक है, हमारा रैंकिंग बहुत नीचे है। क्रिकेट में हम लोग तो टॉप पे रहते हैं, बट फुटबॉल अदर गेम्स हमारे यहाँ पे इतने ज्यादा नहीं है। तो हम लोगों ने अभी सोच लिया है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, पूरे इंडिया के लोग अलग अलग बेस्ट ऑफ बेस्ट लोग जो फुटबॉल फॉलोअर्स या फिर फुटबॉल को सपोर्ट करने वाले, हम लोग एक साथ आएंगे। हमारे यहाँ पे जो एक डेवलपमेंट है विद रिस्पेक्ट टू फुटबॉल वो बड़ी लो लेवल पे है, तो उसको हम लोग डेवलप करेंगे सो दैट कि एक ऐसा एनवायरमेंट बने, ऐसे इकोसिस्टम बने कि हमारा फुटबॉल का लेवल भी क्रिकेट जैसे टॉप पे चले, करेक्ट। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, खुद को टॉप आने के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट करें, करेक्ट। इसमें निगेटिव चीज आपको कुछ नहीं दिखेगी। टॉप आने के लिए अगर आप देख लो कि खुद रैंक 1 आने के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छी बात है ना, आप दूसरों को नुकसान करके कुछ नहीं कर रहे हो। तो खुद का भला करना और दूसरों का नुकसान नहीं करना, वही खुद को भला करते करते, उसमें बुरी बात क्या है? आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो आप देखोगे कि नहीं मैं पहला आ जाऊंगा तो वो दूसरा आएगा बेचारा, तो मैं उसका नुकसान कर रहा हूं, तो ये नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, जब तक आप विलिंगली उसको कुछ हार्म नहीं कर रहे हो, क्लियर। हाँ, अगर उसको लग रहा है कि उसको फर्स्ट आना है तो वो भी पढ़ाई करे। आप अगर टॉपर हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो इट शुड बी कि आपको रिवॉर्ड मिले उसका, और आपको मिल भी रहा है एज रैंक 1, करेक्ट। तो अच्छी बात है, इसमें दूसरे का कुछ हार्म नहीं है। तो बेसिकली वही हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट में क्या हो रहा है कि कास्ट में एक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है कि हमें यूनाइट होना पड़ेगा सो दैट कि हम लोगों का और भी ज्यादा डेवलपमेंट हो, हमारा भी स्टेटस ऊपर जाए, करेक्ट। तो कास्ट यहां पे लोग क्या कर रहे हैं, कास्ट मतलब कौन कर रहा है, इंडिविजुअल और द ग्रुप जो मार्जिनाइज कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, कास्ट को बिलोंग करते हैं, वो लोग एक होके खुद की आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं बाय यूनिफाइड एफर्ट, करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। बट कास्टिजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कास्टिजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में इंडिविजुअल क्या कर रहा है, खुद की कास्ट आइडेंटिटी को यूज कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है टू गेन द पॉलिटिकल माइट, ठीक है। उसको वोट चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसमें शायद कोई टैलेंट नहीं होगा, या फिर वो उस कैंडिडेचर के लिए, मतलब एज ए पॉलिटिशियन उस पर्टिकुलर उसको लेट से कि उसको एमएलए बनना है, एमपी बनना है, जो भी बनना है, शायद उसमें वो क्वालिटीज नहीं है एट पर विद अदर कैंडिडेट, बट वो खुद क्या कर रहा है, उस कास्ट को यूज कर रहा है टू गेन द वोट्स, ठीक है। तो ये मेरिट बेसिस के ऊपर तो नहीं हो रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, फिलहाल जस्ट मेरे कास्ट के तो मुझे वोट दे दो, मैं करूंगा। शायद नहीं पता होगी सामने जाके वो उस पोस्ट को जस्टिफाई भी कर पाए या नहीं कर पाए, एमपी और फिर एमएलए को, या फिर अदर कोई भी जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में पोस्ट होती है, करेक्ट, नहीं पता, बट वो क्या कर रहा है, कास्ट को यूज कर रहा है। तो दिस इज निगेटिव कनोटेशन। तो ये पॉजिटिव कनोटेशन है और इसको कहा जाता है निगेटिव कनोटेशन। ये पॉलिटिक्स सॉरी पॉलिटी में बहुत ज्यादा आप सुनोगे सामने जाके। निगेटिव कनोटेशन क्या होता है, मतलब सेम चीज मैं दो तरीके से बता सकता हूं, मतलब सेम ही होता है, करेक्ट। जैसे कि राइट टू इक्वेलिटी हमारा आर्टिकल 14 है, उसमें कहा गया है कि नो इंडिविजुअल इज अबोव द लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेकंड एक कनोटेशन ऐसे भी होता है, उसमें दो स्टेटमेंट है आर्टिकल 14 के अंदर, नो इंडिविजुअल इज अबोव द लॉ, और सेकंड कनोटेशन क्या कहता है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ मतलब कि लॉ के सामने सभी इक्वल है। एंड दूसरा मैंने स्टेटमेंट बोला नो इज अबोव,
दोनों का मतलब आप बोलोगे सेम ही तो है सर, क्या अलग है? एवरीवन इज इक्वल, ठीक है, सब इक्वल है आपके लॉ के सामने। और दूसरा भी आपने वही बोला सर कि नो वन इज एक्चुअली अबव द लॉ, करेक्ट। बट बोलने के टाइम पे मैंने कैसे कहा, कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है, तो नहीं है निगेटिव कनोटेशन, करेक्ट, एंड ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, पॉजिटिव कनोटेशन। तो ये दो अलग अलग चीजें होती है, बताते कैसे हो उससे समझ में आता है आपको कि पॉजिटिव। अभी इतना डीप में नहीं जाऊंगा, वो सर आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे है, फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे उसको डिफाइन करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेजरली तो ब्रिटेन से आया हुआ है, करेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, करेक्ट। तो उसमें क्या बताया गया है, ये सब कुछ चीजें आपको फिर समझेगा एग्जैक्ट, करेक्ट। बट मैं जो बताना चाह रहा हूं कि आपको पॉजिटिव कनोटेशन और निगेटिव कनोटेशन का मतलब क्या होता है वो समझना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। दिस कैन बी इंक्लूड अपीलिंग टू वोटर बेस्ड ऑन देयर कास्ट आइडेंटिटी, मेकिंग प्रोमिसेस टू द सर्टेन कास्ट और ग्रुप्स एंड फील्डिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम सर्टेन कास्ट। तो इसमें क्या करेगा, अपील करेगा, जो भी कैंडिडेट है वो अपील करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करेक्ट। सिर्फ कास्ट को कर रहा है, वो अपील कर रहा है काइंड ऑफ, करेक्ट। वो करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, बट वो अपील कर रहा है, फिलहाल उसका यूज कर रहा है उसके कास्ट का टू गेट द वोट्स, करेक्ट। तो ये इसमें होता है। इसमें क्या होता है, दिस कैन इंक्लूड ऑर्गेनाइजिंग एंड एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ देयर कम्युनिटी। इसमें एक्चुअल उस कम्युनिटी के जो राइट्स है जो शायद उनको नहीं मिल रहे या फिर अवेल नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ सम सिस्टम जो बनी हुई है, तो वो क्या कर रहे, खुद के राइट्स को मांग रहे, डिमांड कर रहे। तो उसमें तो बुरी बात कुछ नहीं है, अगर बाकियों को जो राइट्स है वही राइट्स अगर मुझे भी चाहिए, करेक्ट, इक्वल राइट जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसमें बुरी बात क्या, क्लियर। तो बेसिकली पॉलिटिकाइजेशन ऑफ कास्ट में वही हो रहा है, जो लोग इंडिविजुअल या फिर जो ग्रुप जो मार्जिनलाइज्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो एक होके अपने राइट्स को डिमांड करते हैं, तो उसको ही हम लोग कह सकते हैं पॉलिटिकाइजेशन ऑफ कास्ट। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, कि दिस कैन इंक्लूड ऑर्गेनाइजिंग एंड एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ देयर कम्युनिटी एंड पुशिंग फॉर पॉलिसीज दैट एड्रेस द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें वही है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है ना, उसके लिए पॉलिसीज वो फ्रेम करना चाह रहे हैं, ठीक है, बाय यूनिटी, जो भी उनका एक यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है उसके थ्रू, क्लियर। तो इसमें एक्चुअली जो कुछ एक इनइक्वालिटी हुई है विथ रिस्पेक्ट टू कास्ट, उसको ओवरकम करने के लिए एफर्ट किया जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको, लोग यहां पे गैदर क्यों हो रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी नहीं है, शायद कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करें, मतलब उससे गो अवे करना है ना भाई, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके अगेंस्ट एक साथ यूनिटी दिखानी पड़ेगी, जिसे हम लोग एक्चुअली पॉलिटी की भाषा में प्रेशर ग्रुप कहते हैं। ये एक हमारा अलग से टॉपिक होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, प्रेशर ग्रुप्स, ये पॉलिटी के अंदर इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक है, प्रेशर ग्रुप, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप, तो ये है प्रेशर ग्रुप का एक फेसेट, करेक्ट। हम लोग बता सकते हैं कि भाई हाँ, कि पॉलिटिकाइजेशन ऑफ कास्ट इज नथिंग बट द प्रेशर ग्रुप का एक वो फेस है, क्लियर। उसके बाद थर्ड, अ नेगेटिव फेनोमेना reinforcing the caste system and can lead to the division and discrimination। ये एक नेगेटिव फेनोमेना है, जैसे मैंने कहा ना आपको, नेगेटिव कनोटेशन है, नेगेटिव फेनोमेना है, जिसके थ्रू क्या हो सकता है, रीइंफोर्स हो सकता है, क्या, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम और ज्यादा रीइंफोर्स होगी, क्योंकि अगर सब लोग अगर कास्ट सिस्टम के ऊपर वोट मांगने लग जाए तो कैसे होगा, रादर आप उसके विजन के ऊपर वोट मांगो, उसके कामों के ऊपर मांगो। अगर वो पुराना एमएलए एमपी है, उसने जो भी काम करे हैं, या फिर अभी तक उसने शायद एमपी एमएलए नहीं है बट सोसाइटी के लिए अभी तक उसने क्या कंट्रीब्यूशन करा हुआ है, क्या पॉजिटिव वे में उसने अभी तक सोसाइटी के लिए और ज्यादा बेटर वे से काम करा हुआ है, तो उसके बेसिस के ऊपर वोटिंग होनी चाहिए, या फिर हम लोग कहेंगे कि पॉलिटिक्स होनी चाहिए, करेक्ट। बट यहां पे पॉलिटिक्स कैसे हो रही है, कास्ट बेस्ड हो रही है। तो होगा क्या फिर कि एक पर्टिकुलर पर्सन अगर चुन के जा रहा है बिकॉज कि सम पर्टिकुलर कास्ट सपोर्ट द पर्टिकुलर पर्सन, बट कौन गारंटी लेगा कि वो काम करेगा नहीं करेगा, वो ओवरऑल के लिए छोड़ दो, खुद के कास्ट के लिए भी काम करेगा कि नहीं करेगा नहीं पता, क्योंकि वो उस पोस्ट के लिए शायद लायबल ही नहीं था, बट जस्ट बिकॉज कि उसको पर्टिकुलर कास्ट के वोट मिल गया तो वो अभी बन गया, क्लियर, ठीक है। सो नेगेटिव फेनोमेना है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सोसाइटी में कास्ट सिस्टम और भी ज्यादा रिजिड हो सकती है, रेनफोर्स हो सकते हैं, और डिवीजन हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ सकता है, क्लियर। बट यहां पे क्या है, अ पॉजिटिव फेनोमेना दैट हेल्प्स टू एम्पावर मार्जिनलाइज कम्युनिटी, ब्रिंग अटेंशन टू इश्यूज ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। बट ये एक पॉजिटिव फेनोमेना है, पॉलिटिकाइजेशन ऑफ कास्ट, जिसके अंतर्गत ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है जो एक्चुअली सोसाइटी में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है।
ठीक है, तो उसके थ्रू फिर क्या होगा कि अगर इशू पता चल गया कि हाँ दिस इज द नेगेटिव थिंग विच इज एक्चुअली हैपनिंग इन सोसाइटी, तो उसके ऊपर हम लोग सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि जो भी अभी तक का जो एक इनइक्वालिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको एक्चुअली दूर करने के लिए कोशिश हो रही है पॉलिटाइजेशन ऑफ कास्ट के थ्रू। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया टू फील्ड द कैंडिडेट्स फ्रॉम द स्पेसिफिक कास्ट in a certain electoral constituencies to garner support from the community। और ये हम लोग बार बार होते हुए देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर पर्टिकुलर लोगों की संख्या पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे उसी कम्युनिटी का कैंडिडेट दिया जाता है रादर देन ज्यादा डिजायरेबल कैंडिडेट, क्योंकि उनको पता है कि भाई इस पर्टिकुलर कास्ट के लोग ज्यादा है तो शायद इसको ज्यादा वोट मिलेंगे बेस्ड ऑन कास्ट अपील। करेक्ट? तो वो होता है और उससे शायद कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे पॉलिटिक्स को ऑन अ लार्जर स्केल क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। करेक्ट? क्लियर? यहां पे क्या एग्जांपल? द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया विच वर्क विद अ प्राइमरी एजेंडा टू प्रमोट द कॉज ऑफ पर्टिकुलर कास्ट एंड कलेक्शन ऑफ कास्ट और द कलेक्शन ऑफ कास्ट। मतलब क्या कि कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज हुई हमारे देश में जो एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए ज्यादा एफर्ट कर रही है। करेक्ट? सो दैट कि वो पार्टी पर्टिकुलर कास्ट का और भी ज्यादा डेवलपमेंट हो, उनके इश्यू हाईलाइट किए जाए और वो इश्यू के ऊपर काम हो। करेक्ट? तो दिस इज काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग। हमने बहुत सारी ऐसी पार्टीज देखी है इंडिया में बनती हुई जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स मतलब कास्ट के ऊपर ही है। करेक्ट? जैसे कि आप एग्जांपल लोगे तो महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली आरपीआई ले लो, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट के इश्यूज के लिए था। अगर मैं यूपी की बात करता हूं तो बीएसपी हो गया, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी। करेक्ट? क्लियर? तो ऐसे बहुत सारी ऐसी पार्टीज है इंडिया में जो एक पर्टिकुलर कास्ट के डेवलपमेंट के लिए जो कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको दूर करने के लिए वो बनी है। बट दीज आर द पॉजिटिव थिंग, क्योंकि उससे अगर मान के चलो कि जो अभी तक बैकवर्ड रहे हुए लोगों का भला हो रहा है तो अच्छी बात है। करेक्ट? तो दिस ऑल थिंग्स आर पॉलिटाइजेशन ऑफ कास्ट। और कास्टिजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है? ये निगेटिव कनोटेशन है। ठीक है? निगेटिव एक फेनोमेना है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कास्टिजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हमारे सोसाइटी के लिए घातक है। करेक्ट? और ये कैसे बेनिफिशियल है। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है? तो ये आपको एक्चुअली अगर आता है, किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, अगर पॉलिटिकल साइंस वाले अगर कोई स्टूडेंट है तो उनको ये पर्टिकुलरली मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते, मेंस मतलब मेंस के ऑप्शनल में और इंटरव्यू में। ठीक है? क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जैसे पबैड वाले स्टूडेंट भी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले, ठीक है, तो उनको भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सोशियोलॉजी वाले, तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल, पीएसआईआर वाले और पबैड वाले, इनको ये क्वेश्चन तो बार बार पूछे जाते हैं। मेंस में भी पूछे जाएंगे, उसके अलावा इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। ठीक है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कास्टिजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट? क्लियर है? ऑनलाइन आदित्य, मंथन, प्रगति, प्रेम, सृष्टि, वेदांत, विशाल। नाउ नेक्स्ट। हाँ, अच्छा, ये मैं एक बार बता देता हूँ, इसको हम लोग रिजर्वेशन जब पढ़ेंगे ना, क्योंकि ये काइंड ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के आगे जो भी लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस है, तो वो तो मैं रिजर्वेशन का इशू हम लोग डिटेल में देखेंगे तब मैं बताऊंगा। बट मैं बता देता हूँ क्या क्या प्रोविजंस है। जैसे देखो क्या है, कास्ट सिस्टम दूर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इंट्रोड्यूस करा गया है, या फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो क्या क्या प्रोविजन दिए गए। ठीक है? जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 16 गारंटी इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अभी मैंने लिख तो दिया है 14, 15, 16, बट इन डेप्थ में बहुत ज्यादा है, इतना भी आसान नहीं है। मैंने लिख दिया 14, 15, 16, करेक्ट, बट वो इन जनरल क्या करता है, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन गारंटी कर रहा है। करेक्ट? जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, इसके पहले जो स्टेटमेंट मैंने बताया था ना कि नो वन इज अबव द लॉ, या फिर एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ये आर्टिकल 14 कहता है। 15 क्या है? जैसे कि द प्रैक्टिसेस लाइक अनटचेबिलिटी वगैरह वगैरह वो करता है। वो एक मूवी आया था आर्टिकल 15 आई गेस, तो वो उसी के ऊपर बेस्ड था। करेक्ट? एंड आर्टिकल 16 क्या था? रिजर्वेशन वगैरह। ठीक है? रिजर्वेशन के थ्रू आपको ये दिया जाता है आर्टिकल, मतलब रिजर्वेशन जो है उसके थ्रू जो एक डिस्क्रिमिनेशन अभी तक हुआ था, हिस्टोरिकल जो हम लोग कहते हैं इंजस्टिस, तो उसको करेक्ट करने के लिए ये दिया गया। करेक्ट? तो उसमें भी फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या है, जो भी रिजर्वेशन मिलता है ना, वो एक्चुअली आर्टिकल 16 के अंतर्गत ही होता है, गारंटी होता है। करेक्ट? तो ये इसीलिए मैंने कहा कि गारंटी इक्वालिटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बट वो डिटेल में आपको पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा।
ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ, तो ये ध्यान में रखो। इसको मैं बाद में जब हम लोग रिजर्वेशन पढ़ेंगे तब मैं एक बार उसको फिर से एक बार टच करूंगा, एटलीस्ट आर्टिकल 16 को मैं तो एक बार टच करूंगा, करेक्ट? क्योंकि ऐसे नहीं है, बहुत बार हुआ है। अच्छा, पर वो ने कैसे था, देखो कभी कभी क्या होता है ना, किसी ग्रुप को ना पॉलिटिकली दिया, अरे मुझे बताओ कि आपको सिर्फ एक ही बार ओबीसी को दिया ऐसा नहीं है ना, नई भी कास्ट ऐड करनी है ना तो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। अगर एक पर्टिकुलर कास्ट को ऐड करना है, एलिमिनेट करना है, तो ये भी करा जाता है फिर से एक बार, तो ये होता है। जैसे आपने कहा तो वो मेजर ये था, वो तो सही है आपका कि वो तो मेजर चेंज था, बट वो लिस्ट भी आपकी ना चेंज होती जाती है बहुत बार, तो भी होता है। जैसे कभी कभी प्रोविजन, जैसे अभी इसके बाद ईडब्ल्यूएस का आया, तो ईडब्ल्यूएस का फिर से एक बार हो गया रिजर्वेशन के लिए, या फिर उसके बाद रिजर्वेशन सिर्फ आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, जब आपका ये भी हुआ था फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन इन पंचायत 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ठीक है, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, यहाँ पे लिखा होगा शायद 73rd एंड 74th, ठीक है। तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जब हुआ था तब उसमें और एक रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करा गया था फॉर वुमेन के लिए रिजर्वेशन नहीं था, बट पंचायत लेवल पे रिजर्वेशन है 33% वाला, तब भी फिर वो भी उसी रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो मतलब बेसिकली क्या है कि ऐसे जब कैसे होता है ना कि एक पर्टिकुलर आर्टिकल को चेंज करने के लिए जब आता है कोई अमेंडमेंट, तो शायद वो दूसरे आर्टिकल को भी टच करता है कभी कभी। अभी 74th 75th अमेंडमेंट आया, करेक्ट, उससे क्या हुआ, हमने जो एक हमारी पॉलिटिकल सिस्टम थी, जो जिला परिषद लेवल या फिर उससे नीचे पंचायत लेवल, उससे नीचे आपका ग्राम सभा लेवल जो हम लोग कहते हैं, करेक्ट, मतलब ग्राम पंचायत लेवल, वहां पे अवेलेबल नहीं थी, ठीक है, मतलब वो बड़ी रूडिमेंट्री फॉर्म में थी, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था नहीं, ऐसा नहीं है, बट वो हम लोग कहते हैं ना कि बड़ा ही ऐसा स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसे डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर जो हमारे स्टेट से उन्होंने कुछ ऐसा है उसका प्रोविजन नहीं दिया गया है, तो वो चलते था। वो कभी कभी तो ऐसे था कि वो तो हंग असेंबली जो होती है ना, हंग असेंबली समझते हो आप, हंग असेंबली कहते हैं एक वर्ड, तो हंग याद रखो ये असेंबली, हंग असेंबली, असेंबली मतलब क्या, असेंबली इज नथिंग बट जहां पे लोग जमा होते हैं और सम टेकिंग सम डिसीजंस, जैसे कि हमारा सबसे बड़ा जो कुछ असेंबली है वो क्या है, पार्लियामेंट है, तो ऐसे ही हमारा स्टेट का भी होता है विधानसभा विधान परिषद। आप अगर जिला परिषद में जाओगे वहां पे भी असेंबली होती है, जो चुन के लोग जा रहे हैं, तो असेंबली जनरल है इसका, करेक्ट। तो फिर असेंबली वर्ड जो है ना वो सभी के लिए लागू पड़ता है। अगर मान के चलो कि इलेक्शन ही नहीं हुए तो असेंबली हंग होगी। हंग असेंबली मतलब होता है वहां पे जो एक्टिविटी होनी चाहिए प्रॉपर, जो लेजिस्लेशन की होती है, मतलब कि लॉ मेकिंग एक्टिविटी, वो होती नहीं है। जैसे कि अगर मान के चलो कि ऐसे हुआ कि इलेक्शंस होते हैं और मान के चलो 500 जगह है, ठीक है, दो पार्टियां खड़ी, दो ही पार्टी हमारे देश में, एक को 250 मिली, दूसरे को 250 मिली, अब क्या होगा, किसी को ही मेजोरिटी नहीं है, एटलीस्ट एक ऊपर जाइए ना, जितने टोटल सीट्स होते हैं उसके हाफ का वन मोर +1, करेक्ट, मतलब 250 +1 251 चाहिए था, तो भी गवर्नमेंट बन सकती है, बट 250 है हंग असेंबली। समझ में आ रहा है आपको? जब स्टैंड स्टिल, मतलब उसको क्या कहते हैं, स्टैंड अलोन कंडीशन हो जाती है ना, तो उसको भी हंग असेंबली कहा जाता है। तो एक बार ऐसा होता है कि मान के चलो कि कोई सी वोटिंग चल रहा है, वोटिंग के ऊपर निर्णय ही नहीं हो पाया, मतलब कि अपोजिशन वाले कह रहे कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वोटिंग में ऐसा हो गया कि जो मेजोरिटी चाहिए वो मेजोरिटी नहीं मिली उसको पास होने के लिए, हंग असेंबली। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये हंग असेंबली उसे कहा जाता है। ये आप डिटेल में पढ़ोगे जब आप पॉलिटिका सब कुछ आगे बढ़ोगे, तब कैसे कैसे हंग असेंबली, मतलब वो सिचुएशन कब कब आती है, तो वो सारे उसके अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं आने के लिए, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही तरीके से होता है। तो कैसे, क्या बोल रहा था मैं, अच्छा, आर्टिकल 14, 15, 16, तो ये 14, 15, 16, तो उसके बाद फिर अलग अलग वे से वो रिजर्वेशन चर्चा में आता है। अभी मराठा रिजर्वेशन है तो वो भी उसकी ही थ्रू वो देखा जाएगा फिर, ठीक है। उसके अलावा अभी रिसेंटली, वेट अ मिनट, कोई रिसेंटली मैंने उस दिन ही बताया था कि अगर मान के चलो कि जैसे मैंने कहा था ना कि जो इंडियन लैंड के ऊपर के जो रिलीजन है दैट इज हिंदू, उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, उसके बाद सिखिज्म, तो ये जो बने ना, इनमें उस टाइम पे जो लोग उन्होंने अडॉप्ट किए वो पर्टिकुलर धर्म, पर्टिकुलरली SC STs, ठीक है, तो उनको रिजर्वेशन कंटिन्यू था, करेक्ट, और उनको रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगा भी अगर वो कोई रिलीजन एक्सेप्ट भी करते। बट इसके पहले मुस्लिम्स और क्रिश्चियन में भी जो कुछ कन्वर्ट हो रहे थे या फिर एडप्ट कर रहे थे वो, तो उनको भी दिया जा रहा था। बट रिसेंट वर्डिक्ट जो दिया गया अभी केरला हाईकोर्ट का, उन्होंने कहा कि ये अगर 4 रिलीजन छोड़ देते हैं तो उसके अपार्ट फ्रॉम दिस 4,
बचे कौन फिर? मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन, या फिर पारसीज ले लो, या फिर बाकी जो भी है, इन चारों को छोड़ के उनमें अगर कोई वो एक्सेप्ट करता है या फिर अडॉप्ट करता है वो कोई आपका धर्म, तो उसको फिर अभी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर? इन चारों को ही मिलेगा सिर्फ, क्लियर? क्योंकि हिस्टोरिकली वहीं पे गए थे। ठीक है, तो बेसिकली अभी ये भी किससे है जुड़ा हुआ? आर्टिकल 16, क्योंकि रिजर्वेशन को टच कर रहा है। क्लियर? तो वो सारी चीजें रिजर्वेशन को टच करते हैं, तो अलग वे से, मतलब डायरेक्टली अमेंड नहीं होगा, बट इनडायरेक्टली बाकी प्रोविजन के कारण अमेंड हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, हाँ, ये है द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 टू प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर द प्रीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ये भी एक है, सिविल राइट्स एक्ट आया था एक्चुअली 1955 का, तो उसके थ्रू जो पनिशेबल करा गया ऐसी एक्टिविटी जो एक्चुअली क्या कर रहा है? प्रीच कर रहा है, मतलब कि प्रमोट कर रहा है कि नहीं इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, ऐसा वगैरह वगैरह। ठीक है, एंड प्रैक्टिस कर रहा है अनटचेबिलिटी को। क्लियर? उसके अलावा SC STs एट्रोसिटीज एक्ट 1989, करेक्ट? ये एक्चुअली बहुत ज्यादा ऐसा है कि हम लोग कहते हैं कि भाई एक प्रकार से उनको प्रोटेक्ट करता है काइंड ऑफ, बट इसमें भी चेंजेस हुई इस बार, मैं बताऊंगा कि एग्जैक्ट चेंजेस क्या है। क्लियर? बट इसमें भी चेंजेस हो चुके हैं SC ST एक्ट में, अभी रिसेंटली हुए 2 साल पहले। तो SC ST एट्रोसिटीज एक्ट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड वायलेंस। जो भी कास्ट बेस्ड वायलेंस होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वो दूल्हे को मार दिया मतलब जान से नहीं मारा, पीटा, करेक्ट? तो कास्ट बेस्ड था, तो फिर वो फाइल कर सकता है, और उसमें भी बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं वगैरह वगैरह, वो डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बट इससे थ्रू प्रोटेक्शन मिलता है कास्ट बेस्ड वायलेंस को क्या अगेंस्ट। ठीक है, द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, करेक्ट? ये हमारे टाइम पे एक्ट, करेक्ट? और ये डिटेल में पढ़ना जरूरी है क्योंकि अभी रिसेंटली भी इसके ऊपर कुछ अपडेट्स आ रहे। ठीक है, सो द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन, करेक्ट? तो इसके थ्रू क्या होने वाला है? प्रोवाइड फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजर, रिहेबिलिटेशन ऑफ ए मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर फैमिलीज। तो इसके थ्रू जो मैनुअल स्कैवेंजर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गटर को सफाई करना वगैरह वगैरह, ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट अभी बैन रहेगा। ठीक है, क्लियर? उसके अलावा जो भी मैनुअल स्कैवेंजर है उनका रिहेबिलिटेशन भी करना है, ठीक है, उनके फैमिली का भी करना है। क्लियर? मतलब सम गवर्नमेंट सपोर्ट के थ्रू। क्लियर? तो शायद फिर ये काम जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नाउ रिजर्वेशन SC ST OBC EWS, ये तो बहुत रिजर्वेशन अलग अलग दिए गए, कैसे दिए गए, क्या दिए गए, मैं डिटेल में बताऊंगा। बट इसके थ्रू क्या है? इंश्योर द सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, उसके थ्रू ही हम लोग इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट देख रहे हैं। जैसे कि अभी एटलीस्ट SC ST OBC के लिए सोशल, वैसे देयर बाय इकोनॉमिक, बट EWS के लिए पर्टिकुलरली इकोनॉमिक, करेक्ट? क्योंकि EWS जैसे मैंने कहा था ये जनरल कैटेगरी का जो ऐसा वर्ग है जिसका एक इनकम के लिमिट के नीचे इनकम होता है, 8 लाख का जो लिमिट है। क्लियर? लैंडमार्क जजमेंट ये हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में, बट देख लीजिए कि इसके रिलेटेड कास्ट सिस्टम के रिलेटेड क्या क्या है। नवतेज सिंह जोहर केस है, इंडिविजुअल चॉइसेस इज फंडामेंटल टू डिग्निटी एंड लिबर्टी। वो इंडिविजुअल चॉइसेस मतलब वही शादी वगैरह का ही था, करेक्ट? तो इंडिविजुअल चॉइसेस इज फंडामेंटल टू डिग्निटी एंड लिबर्टी। सबरीमाला जजमेंट जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एंट्री टू द वुमन, करेक्ट? इन सबरीमाला जजमेंट है 2018 का। सोशल वैल्यूज एंड मॉरल्स आर नॉट अबव द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम, करेक्ट? सोशल वैल्यूज एंड मोरल्स आर नॉट अबव द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल्स। तो 2 तरीके के मोरल्स अभी इथिक्स में आप सामने आके पढ़ोगे, सोशल मोरल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल। तो मतलब हमारे सोसाइटी में जो मोरल्स है वो सोसाइटी ने भी डिसाइड करे और कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी करे। तो अभी इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल जो होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी वगैरह हम लोग जो कहते हैं ना, ठीक है, इक्वालिटी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन वगैरह वगैरह, ठीक है, तो ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल्स हैं, ये इनके ऊपर सोशल वैल्यूज एंड मोरल्स नहीं हो सकते, ऐसे ये जजमेंट ने बताया। ठीक है, कि सोशल मोरल अगर कह रहा है कि भाई वुमन की एंट्री नहीं होनी चाहिए, बट कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज एक्चुअली डिस्क्रिमिनेटरी, करेक्ट? इक्वालिटी नहीं है वहां पे, बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि होनी चाहिए भाई, इक्वालिटी तो मेंटेन करो, फिर वो लड़का रहे, लड़की रहे, या फिर कोई मैन और वुमन रहे, करेक्ट? तो ये है। फिर उसके बाद है आधार जजमेंट। आधार जजमेंट आया था 2018 में। पर्सनल चॉइस इज सेंट्रल टू द डिग्निटी, पर्सनल चॉइस इज सेंट्रल टू डिग्निटी। इसमें क्या हुआ था ना, बेसिकली आपको ना बताया जाता है ना कि अगर आपने कास्ट आधार अगर लिंक नहीं करा तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह। तो इन्होंने क्या कहा कि क्योंकि आधार में आपका ना बहुत सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन लिया गया, मतलब आधार ऐसा एक आईडी प्रूफ है आपके पास जिसमें आपका बहुत ज्यादा लेवल पे पर्सनल डेटा है,
बाकी इसमें क्या लिया जाता था, लेट से आपका वोटिंग कार्ड मिल रहा है बन रहा है, उसमें क्या लिया जाता था, मतलब अभी आधार जोड़ना पड़ता है बट उसके पहले क्या लिया जाता था, ज्यादा से ज्यादा आपका रेसिडेंशियल प्रूफ, आपका बर्थ डेट के लिए एक बर्थ प्रूफ, दो ही थे, खत्म काम, क्लियर। बट आधार में आपका बायोमेट्रिक भी है, आपके थंब, आपका आइरिस स्कैन हो गया, करेक्ट, सब कुछ है आप, क्लियर। तो ये ज्यादा इसमें डेटा ही है, तो इसमें आपका शायद प्राइवेसी ज्यादा इन्वॉल्व है एज कंपेयर टू बिफोर। पहले में क्या था, ज्यादा बर्थ डेट से क्या कर लेगा कोई प्राइवेसी में, लोकेशन जो है आपका जो मतलब जहां पे आप रहते हैं उससे क्या कर लेगा, कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता, बट इसमें हो सकता है, करेक्ट। तो इसमें हुआ था कि बहुत लोगों ने बोला था कि एटलीस्ट पर्टिकुलरली जो कुछ हाई क्लास सोसाइटी थी ना अर्बन क्लासेस में, उन्होंने बोला था हमें लिंक ही नहीं करना है, गांव वालों को लेकर फर्क नहीं पड़ रहा था, गांव वालों को चाहिए था राशन, तो बोल रहे थे कर लो हमें दो, आधार लिंक हो रहा होगा, 5 किलो अगर गेहूं मिल रहा है तो हम लोग क्यों छोड़ेंगे, उनके लिए था। बट जो हाई क्लास सोसाइटी के लोग होते हैं ना एकदम शहरों वाले, उनके लिए प्राइवेसी ज्यादा मैटर करती है, करेक्ट। वो बोल रहे हैं हम लोग देंगे नहीं, क्योंकि अगर हम लोग देंगे तो हमारा जो एक ये है डिग्निटी वगैरह वो स्टेक पे आ जाएगी, अगर वो रिवील हो गया तो डेटा, उसको मैनेज करने वाला जो भी डेटा का कंपनी वगैरह है, जो भी अथॉरिटी है, वो अगर मान के चलो लीक हो गया डेटा तो फिर क्या, और रियलिटी वो भी है, ठीक है। तो ये बड़ा ही दूर मतलब लंबा डिस्कशन चला था, उसके बाद फिर ये दिया था कि पर्सनल चॉइस इज सेंट्रल टू डिग्निटी, करेक्ट। तो ये बताया गया, ये राइट टू इक्वलिटी यहां पे डिस्कस करा गया था, ठीक है, राइट टू, क्या बोला मैंने, हाँ वो तो कह रहा था, सॉरी, राइट टू इक्वलिटी कह दिया मैंने, राइट टू लाइफ दैट इज आर्टिकल 21, ये सबसे क्रिटिकल अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट होगा ना वो है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का डेफिनेशन बहुत वास्ट है एक्चुअली, वहां पे सिंपल राइट टू लाइफ लिखा हुआ है, राइट टू लाइफ के अंदर आपका डिग्निटी, बहुत सारी चीजें आती है, हेल्थ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो एक्चुअली लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो देखो ये तो मैं जैसे मैंने पहले कहा था, ये हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेसिक इन द सेंस ये सबसे पहले हम लोग कुछ होना चाहिए सोचने के लिए, आपके पास बेसिक डेटा होना चाहिए। अगर मैं कोई करंट अफेयर का इशू लेता हूं तो आपको पहले पता तो होना चाहिए कि कास्ट सिस्टम कैसे वर्क कर रही थी, अगर वो मुझे पता है तो मैं सिर्फ करंट अफेयर का जो इशू उसको अच्छी तरीके से समझ सकता हूं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आपको बेसिक पहले बता दूंगा जो भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, उसके बाद फिर करंट को हम लोग लिंक करेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वैसे तो हमारा है क्या था, डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है, वो है, वो बड़ा टॉपिक है, इतना भी छोटा नहीं है, उसमें डाइवर्सिटी भी अच्छी खासी मुझे पढ़ाना पड़ेगा आपको, तो जाके हम लोग देखने पड़ेंगे, देख सकते हैं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को, मैं स्टार्ट करता हूं, बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन करेंगे, फिर उसके बाद जो भी है कल के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। किसी को डाउट है ऑनलाइन भी, ये आर्ट एंड कल्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिटी इन इंडिया, मैं यहाँ पे सोसाइटी में आपको पढ़ा रहा हूँ, बट इसके ज्यादातर क्वेश्चन तो आपको ना आर्ट एंड कल्चर में लिंक होते हुए देखेंगे, बट वहां पे थोड़ा आपको आर्ट एंड कल्चर का भी इसके साथ जोड़ देना पड़ता है। मैं इतना ज्यादा, मैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा सकता हूँ आपको, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट जब आर्ट एंड कल्चर के आपके एस्पेक्ट क्लियर होते चलेंगे ना, आपको फिर टच करना है उसको, क्योंकि डाइवर्सिटी में एक आपका कल्चरल डाइवर्सिटी भी आता है, तो कल्चरल डाइवर्सिटी इज नथिंग बट आर्ट एंड कल्चर वाला ही पार्ट आपका उसमें, करेक्ट। इसमें भी ऐसे था कि आपको कैसे पढ़ाऊं, मेरे को डाउट ही था, क्योंकि इसमें रेस पढ़ा रहा हूं मैं, उसके बाद लैंग्वेज, इतने बड़े बड़े टॉपिक्स है, मतलब कि करंट अफेयर के टॉपिक्स आते हैं एक्चुअली, जैसे कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, अगर मैं उसे आपको पढ़ाता हूँ तो वो तो पूरा एक टॉपिक बन जाता है। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले वही जो हमारा पैटर्न चल रहा है अभी, पहले मैं सबका बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल में जो इश्यूज है जिसके ऊपर एक्चुअली क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, तो डाइवर्सिटी इन इंडिया, इन इंडियन सोसाइटी क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या डाइवर्सिटी की डेफिनेशन समझते हैं, डिफाइनिंग डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी, आप जैसे आपके मन में होगा कि डाइवर्सिटी क्या है, क्या होती है डाइवर्सिटी, इसको छोड़ दो भी फिलहाल, तो आप क्या बोलोगे, क्या डाइवर्सिटी होती है, इसको ही देखो, सभी आंसर करो, क्या है आपकी एक समझ डाइवर्सिटी की।
फॉर एग्जाम्पल एस्पेक्ट, एस्पेक्ट तो बहुत हो सकते हैं, कल्चरल, लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप मीन्स व्हाट, रीजन मतलब रीजनल डाइवर्सिटी ऐसे कह सकते हैं, रिलीजियस, और आइडिया, आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, गुड, और कल्चरल डाइवर्सिटी, और आप इधर से, अभी इधर से आ गया, इधर से आप सोचो, बताओ, रिपीट होगा तो भी चलेगा, आप जो आपके मन में आता है। देखो मैंने पहले कहा था, आप जितना शायर होगे ना उतना ज्यादा पीछे रहोगे। यूपीएससी में आप बोल दो ना गलत तो गलत, क्या फर्क पड़ने वाला है, यहां से थोड़ी ना आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, वेरी गुड, ऑनलाइन आंसर आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि आप स्टेप लेना सीखिए, ठीक है। डिफरेंट नेचर इन वेरियस एस्पेक्ट, डिफरेंट नेचर, अच्छा डाइवर्सिटी का एक डेफिनेशन है, वेरियस एस्पेक्ट मतलब जैसे आपने बताया कि वेरियस एस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट जो नेचर है, डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट है वही। और और क्या डाइवर्सिटी है, क्या फॉर्म है डाइवर्सिटी का आपने देखा, कास्ट, हाँ ये भी डाइवर्सिटी है। ठीक है, मतलब उन्होंने दो, वो तो बाकी आपने रिपीट कर दिए, दो नए ऐड क्या किए थे, कास्ट एक ऐड किया, तो वो तो हमने पढ़ा है, वो तो मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, एक्चुअली मैं बताने वाला था आपको सामने आके, क्योंकि हमने वो डिटेल में पढ़ लिया। हाँ, और क्या बताया था उसके, और एक बताया था आपने कुछ तो, वो तो हो गया ना, और एक इंपॉर्टेंट वाला बताया था कुछ तो आपने, मैं भूल गया, जेंडर, जेंडर एक हो गया, ठीक है, मेल एंड फीमेल, ये भी डाइवर्सिटी है। और क्या डाइवर्सिटी हो सकती है, ठीक है, देखो तो बेसिकली देखते हैं हम लोग क्या क्या डाइवर्सिटी हमें पढ़ना जरूरी है। डाइवर्सिटी बहुत सोच सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में डाइवर्सिटी है, क्लियर, बट हमें कौन सी पढ़नी है और कौन से डाइवर्सिटी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझना जरूरी है, और कहां पे लिंक करना है आपको करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सबसे पहले डिफाइनिंग डाइवर्सिटी, द टर्म डाइवर्सिटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डाइवर्सस, ठीक है, तो डाइवर्सस से ये इवॉल्व हुआ है डाइवर्सिटी वर्ड, जो लैटिन वर्ड है एक डाइवर्सस, ठीक है। डाइवर्स मीनिंग डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर, तो सिंपल डाइवर्सस का मीनिंग क्या होता है कि डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर, मतलब ये अलग है ये अलग है, मतलब दो पर्सन भी होंगे तो उसको देखने में भी आपको दिख रहा है कि ये अलग दिखता है ये अलग दिखता है, करेक्ट, तो ये भी डाइवर्सिटी होगी ना, क्लियर। सो डाइवर्स मीन्स डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर एंड मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज एंड एलिमेंट्स। और जो डिस्टिंक्शन है उसमें क्या क्या डिस्टिंक्शन हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक अलग हो सकती है दो पर्सन की, करेक्ट, या फिर क्वालिटीज अलग अलग हो सकती है, या फिर आपका एलिमेंट्स अलग अलग हो सकता है, करेक्ट। तो ये डाइवर्सिटी हम लोग को देखती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो पर्सन है, दोनों का स्वभाव अलग है, करेक्ट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उनके क्वालिटीज अलग है, मतलब बिहेव करने की वगैरह, बिहेवियर अलग है, ये सब कुछ चीजें, करेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, मतलब वो कैसा दिखता है, क्या है उसके फीचर क्या है, ठीक है, ऐसा भी है। उसके अलावा एलिमेंट्स, मतलब क्या क्या एलिमेंट्स उसमें, मतलब एलिमेंट्स इन द सेंस जैसे फॉर एग्जांपल कि दो मोबाइल है, तो मोबाइल है तो उसके अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, किसी का स्क्रीन बड़ा होगा, किसी में वाईफाई बहुत ज्यादा अलग वे का होगा, इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग बता सकते हैं कि डाइवर्सिटी है, क्लियर। इंडिया बीइंग a large and populous country exhibit immense diversity in race, मतलब इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है ना कि उसमें डाइवर्सिटी दिखेगी दिखेगी, तो रेस की डाइवर्सिटी हम लोग समझ पाते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन रिलीजन की डाइवर्सिटी, ये मोस्ट विजिबल डाइवर्सिटी में आपको दिखेगा। रेस शायद आप उतना ज्यादा नहीं सोचते, बट रिलीजन की डाइवर्सिटी आप ऑब्जर्व करते हो, करेक्ट, सुनते हो बहुत ज्यादा, पेपर में पढ़ते भी हो। उसके अलावा कास्ट डाइवर्सिटी ये भी है, ये भी हम लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं डे टू डे लाइफ में। लैंग्वेज डाइवर्सिटी, फिलहाल आप शायद कम ऐसे सोसाइटी का पार्ट हो जहां पे डाइवर्सिटी आप इतना ज्यादा नहीं समझ पा रहे हो लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सभी शायद एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, कोई मराठी बोल रहा होगा, कोई हिंदी बोल रहा होगा, बट इससे ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं दिख रहा है, करेक्ट। बट शायद हो सकता है कि आप अगर आपका रीजन छोड़ के जाओ तो आपको डाइवर्सिटी समझ में आ जाए, करेक्ट, कितना है, या फिर पूरे इंडिया का अगर एक बार आप पूरा भ्रमण कर लेते हो पूरा, इसीलिए वो होता है ना भारत भ्रमण, एक्चुअली है गलत है, ये आपके ट्रेनिंग का पार्ट है। जब आप एज ए फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करते हो उसके बाद आप जब फाउंडेशन कोर्स के बाद जब आपका स्पेशलाइज उस का ट्रेनिंग स्टार्ट होता है तो आपको भारत भ्रमण करा जाता है, इसीलिए करा जाता है सो दैट कि आपको इंडिया समझे कि इंडिया कितना वास्ट है करके। पहले पूरी इंडिया का भारत भ्रमण होता था, अभी रीजन वाइज होता है ठीक है, वो उनका पूरा ट्रेनिंग पीरियड है ना वो बहुत ज्यादा एलोंगेट हो जाता था, तो उसने वो शॉर्ट करने के लिए उन्होंने फिर अभी ग्रुप करते हैं, लेट से कि मान के चलो 100 आए ऐसे, तो 5 ग्रुप कर लेंगे 20-20 20-20 के, किसी को नॉर्थ में नॉर्थ जोन में ही घुमाएंगे, वेस्ट जोन में, साउथ जोन में,
ईस्ट जोन में, सेंट्रल जोन में, लेट्स से, मुझे भी नहीं पता जोन पूरे की कैसे उनका डिमार्केशन नहीं पता, बट मैंने एग्जांपल के लिए। तो अभी पूरा भारत भ्रमण नहीं होता, सिर्फ बोलने के लिए वो उसका नाम भारत भ्रमण है, क्योंकि प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड एज भारत भ्रमण, करेक्ट, तो इसलिए वो भारत भ्रमण है, बट वो एक एक रीजन में ही घुमाते हैं अभी फिलहाल, करेक्ट। हाँ, तो लैंग्वेज है, फिर उसके बाद कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये भी हमने देखे, ये भी आप भी देख पाते हो कि शायद आपके घर के बाजू वाला कुछ अलग तरीके से मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर फेस्टिवल है वो मनाता है, या फिर इनका कुछ अलग करने का तरीका है। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि ब्रॉडर वे में, बट सॉरी, छोटे छोटे एस्पेक्ट में भी आप समझ पाते हो, करेक्ट, ठीक है। नाउ रीजनल डाइवर्सिटी, ये भी आप देख पाते हो। रीजनल डाइवर्सिटी मींस व्हाट? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो स्टेट हमने डिमार्केट करे रीजनल, तो वे ऑफ लिविंग होगी वो रीजनल डाइवर्सिटी, मतलब रीजन अलग है इस रीजन से, ऐसे ये डाइवर्सिटी होगी। तो रीजन कैसे अलग हो सकता है इस रीजन से? किस हाँ, तो ये तो लैंग्वेज की होगी। आप कल्चर बोलोगे तो कल्चरल डाइवर्सिटी, वो तो हाँ ये होगी। रीजनल डाइवर्सिटी इज व्हाट? हाउ वन रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन इट्स फिजिकल एस्पेक्ट। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, मतलब कुछ रीजन ऐसे जो माउंटेनस रीजन है, कुछ रीजन हम लोग देखते कि आपके प्लाटू रीजन है, कुछ रीजन आपके प्लेन रीजन होंगे, तो दिस इज कॉल्ड रीजनल डाइवर्सिटी, समझेंगे हम लोग आगे जाके। देन ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी सेम, करेक्ट, रीजनल एंड डाइवर्सिटी। देन ट्राइबल डाइवर्सिटी, ट्राइबल का और भी ज्यादा है, इनका तो और भी ज्यादा, मतलब फ्रेगमेंटेशन बनते जाता है बहुत ज्यादा, कम 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 कम, मतलब डिविजन्स बहुत ज्यादा है, क्लियर। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं वन बाय वन, ठीक है। पहले तो रेशियल डाइवर्सिटी, सबसे बढ़िया मैं बता दूं, इसको टाइम लगेगा, बाकी तो छोटे छोटे वो बाकी डाइवर्सिटी। एक है रेशियल डाइवर्सिटी, एक है आपका लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, और एक है आपका रिलीजियस डाइवर्सिटी। ये तीन डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से स्टडी करने होते हैं, करेक्ट, क्योंकि इनका डिस्टिंक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, माइन्यूट वे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ज्योग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, यस करेक्ट प्रेम, वही था ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी जो हमने कहा, क्लियर। देखो रेशियल डाइवर्सिटी क्या होती है, तो व्हाट इज रेस? तो डाइवर्सिटी समझने के लिए पहले मुझे रेस समझना जरूरी है ना, व्हाट इज रेस? व्हाइट एंड ब्लैक, हाँ नहीं, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। मैं डाइवर्सिटी कह रहा हूँ, सिर्फ रेस बताओ मुझे क्या होती है रेस। रेस वो तो बात की बात है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बेस्ड ऑन देयर रेस, ठीक है। सिर्फ रेस क्या होता है, लिखा हुआ है वैसे वहां पे, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस, इसको रेस कहेंगे हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से इंडियंस है, इंडियंस इन जनरल हम लोग डस्की स्किन की कहते हैं हम लोग, ठीक है, ब्राउन स्किन जिसे हम लोग कहते हैं। अगर आप वही चले जाते हो यूरोप में या फिर अमेरिका में, तो उनकी फेयर स्किन है, करेक्ट, व्हाइट स्किन जिसे कहा जाता है, क्लियर। अगर हम लोग चले जाते हैं अफ्रीका में, शायद सम डार्क उनका स्किन दिखेगी, करेक्ट। तो ये जो कुछ अपीयरेंस आपको दिख पा रहा है उनको ही हम लोग रेस कहेंगे, सही है, सही है क्या? आपने बताया मुझे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सही है क्या? तो देखो, सो डिवीजन ऑफ ह्यूमन काइंड बेस्ड ऑन फिजिकल फीचर, जो फिजिकल एस्पेक्ट है ना उसके बेसिस के ऊपर अगर जब डिवीजन हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे रेशियल डाइवर्सिटी। तो बेसिकली रेस क्या होती है? रेस मींस द पर्सन बिलोंग टू पर्टिकुलर ग्रुप विच हैज ए पर्टिकुलर फिजिकल फीचर, ठीक है ना, क्लियर। तो ऐसे ग्रुप को वो बिलोंग कर रहा है। रेस क्या होता है? रेस ऐसा एक यूनिट है, मतलब सोसाइटी का, जो लोगों का एक ग्रुप है जिनमें पर्टिकुलर फिजिकल फीचर के लोग एक साथ रह रहे हैं, करेक्ट। जैसे कि एक पर्टिकुलर हाइट है, पर्टिकुलर स्किन कलर है, एटीसी। जैसे मैंने अभी कहा कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम लोग अभी नाम देने के लिए दे रहा हूं, एक्चुअली उनके नाम टेक्निकली अलग है। जैसे कि हम लोग इंडियन रेस के, मैंने बोल दिया, तो इंडियन रेस के मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर हाइट रहेगा, एक मतलब एवरेज हाइट उनका एक कुछ तो रहेगा, मेल फीमेल का, करेक्ट। उनका एक पर्टिकुलर स्किन टोन रहेगा, फिजिकल एस्पेक्ट, एक पर्टिकुलर उनका बिल्ड रहेगा, करेक्ट। तो इन सबको हम लोग क्या कहेंगे? इंडियन रेस कहेंगे। बट अगर हम लोग यूरोप में चले जाते हो तो शायद वो डिफरेंशिएट करेंगे, करेक्ट, विथ इंडियंस। उनका हाइट शायद अलग रहेगा, शायद वो टॉल हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं, अलग होता है,
करेक्ट, उनका स्किन कलर अलग हो सकता है, उनका बॉडी बिल्ड अलग हो सकता है, ये सब कुछ चीजें, तो ये रेस हो गया, क्लियर। सो द डिवीजन ऑफ ह्यूमन काइंड बेस्ड ऑन फिजिकल फीचर्स लाइक हाइट एंड स्किन एंड सोशल बिहेवियर, नॉर्म्स, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, तो ये भी चीजें उसमें आती है, ठीक है। नॉट ओनली फिजिकल फीचर बट ऑल्सो सोशल बिहेवियर उनका कैसे है, सोशल बिहेवियर कैसा है, देन नॉर्म्स क्या क्या फॉलो करते हैं, क्या होता है ये, हाँ, सोशल बिहेवियर कैसे है, नॉर्म्स कौन से फॉलो किए जाते हैं, कस्टम्स कौन से फॉलो किए जाते हैं, प्रैक्टिसेस कौन सी फॉलो की जाती है उस पर्टिकुलर ग्रुप में, ठीक है, सोसाइटी के, तो इनको हम लोग कहते हैं रिलीजियस रेशियल डाइवर्सिटी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोस्टली हेरिडिटरी, हेरिडिटरी रहेगा, क्योंकि अगर मान के चलो कि कोई यूरोपियन है, अगर उसका बच्चा जन्म लेता है तो वो इंडियन स्किन टोन का तो बनना नहीं है ना, क्योंकि उसके जीन्स जो पास ऑन हो रहे हैं, उसके जो कुछ ऑफस्प्रिंग आ रहा है, बेटा रहे या फिर बेटी रहे, तो उसके जीन्स पास ऑन होंगे तो उसका जो कलर रहेगा स्किन टोन तो उसको वही रहेगा, वो तो आपका डस्की स्किन नहीं हो सकता, जैसे कि इंडियन का ब्राउन स्किन है, करेक्ट। तो बेसिकली वही है कि जो कैरेक्टरिस्टिक होती है रेशियल की वो हेरिडिटरी होती है, ठीक है, क्लियर। पास फ्रॉम द पेरेंट टू चिल्ड्रन, सिंपल, क्लियर। इन्फ्लुएंस बाय द ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस फैक्टर, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ही ज्योग्राफिकल होती है, क्योंकि किसी भी पर्सन के जो कुछ बॉडीली स्ट्रक्चर जो डिफाइन होता है, वहां का क्लाइमेट मतलब ज्योग्राफी डिफाइन करता है, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको सब कुछ चीजें आ गई, उसमें क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर भी आ गया, ज्योग्राफिकल मतलब वहां का जो एरिया, टेरेन वगैरह, ये सब कुछ चीजें आ गई, तो ये डिफाइन करता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन या फिर उस ग्रुप के जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स है उनका फिजिकल एस्पेक्ट कैसा रहेगा, करेक्ट। उसके अलावा हिस्टोरिकल भी उसमें एस्पेक्ट हो सकता है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट इन द सेंस कि उन्होंने अभी तक उनके बॉडी को कैसे रिशेप करा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू देयर एक्टिविटीज, जैसे कि मैं इंडिया और हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, इंडिया पर्टिकुलरली जिसको हम लोग ट्रॉपिकल रीजन के लोग कहते हैं, ट्रॉपिकल आपको भी पढ़ाया हुआ है, आपको तो पढ़ा है, करेक्ट। तो ट्रॉपिकल रीजन के जो लोग हैं वो फिजिकली थोड़े अलग तरीके से इसीलिए है क्योंकि उनका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन वैसे हुआ है एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन या फिर हायर लैटिट्यूडनल रीजन के लोग, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ट्रॉपिकल रीजन इज ब्लेस्ड विद द सनलाइट एंड रेनफॉल, करेक्ट। तो उनके लिए खेती करना, दैट इज एग्रीकल्चर, इट इज वेरी इजी, क्योंकि किसी भी क्रॉप के लिए आपको सनलाइट एंड मॉइस्चर दैट इज रेनफॉल अच्छी तरीके से होना चाहिए, जो ट्रॉपिकल रीजन में अबेंडेंस में। बट कॉन्ट्ररी जो हायर लैटिट्यूडनल रीजन के लोग हैं वहां पे इन्वायरमेंट बड़ा ही हार्श है, हार्श इन द सेंस वहां पे ज्यादातर मतलब साल के 3 4 5 महीने तो टोटली स्नो कवर्ड होता है, आइस कवर स्नो कवर्ड, करेक्ट। उसके बाद वहां पे सनलाइट भी इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमने देखा ना वो ज्योग्राफी में कि स्लांट हाइट की वजह से वहां पे टेम्परेचर कम वगैरह होता है, तो वो नहीं है। और रेनफॉल वगैरह भी इतना ज्यादा नहीं जितना ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि हमने देखा कि रेनफॉल होने के लिए क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन बनती है तब जाके रेनफॉल होता है, करेक्ट। तो बेसिकली वहां पे एग्रीकल्चर इतना ज्यादा प्रिवेलेंट नहीं है, तो उन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा खुद के सस्टेनेंस के लिए, तो उनका हार्डवर्क ज्यादा है, मतलब फिजिकल वर्क ज्यादा है टू गेट देयर फूड, करेक्ट। बट हमारे यहाँ पे लोगों ने एग्रीकल्चर डेवलप कर लिया और अभी घर पे बैठ रहे, मस्त घर पे बैठ रहे, मतलब काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे, बट जितना फिजिकल वर्क उनको करना पड़ रहा है, मतलब उनको शिकार करना पड़ रहा है, अभी तो वो तो आस्पेक्ट कम हो चुके हैं शिकार करना वगैरह, ठीक है। बट उस टाइम पे करते थे लोग, क्योंकि उनके पास खेती नहीं हुआ करती थी, क्लियर। तो फिर उनकी बॉडी ज्यादा ही फिजिकली स्ट्रांग बनती है, इसीलिए वो हाइट वगैरह उनकी बहुत ज्यादा होती है, क्लियर। तो बेसिकली वही है कि हिस्टोरिकल भी एस्पेक्ट कैसे कैसे चेंज होते हैं, करेक्ट। उसके अलावा लिंग्विस्टिक ये भी है कि कैरेक्टरिस्टिक में आपको दिख रहा है कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है कि वहां के लोगों की कैसे, एंड रिलीजियस फैक्टर्स, उस रीजन में कौन सा रिलीजन डोमिनेंट था और वहां के रेशियल ग्रुप ने कौन सा रिलीजन एक्वायर करा, ये भी दिखेगा आपको, करेक्ट। मतलब बेसिकली वही है कि कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, ये सब कुछ भी रिलीजन के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट सोशली एंड कल्चरली डाइवर्स कंट्रीज, और ये सब कुछ जो हम लोग अभी कंपेयर कर रहे हैं इंडिया को यूरोपियन कंट्रीज के साथ, विद इन इंडिया भी आप देख पाते हो सब कुछ चीजें। अगर मैं नॉर्थ की तरफ अगर देखता हूं तो बेसिकली आप ले लो कि महाराष्ट्र के ऊपर की जितने भी स्टेट है और महाराष्ट्र के नीचे के, ऐसे समझ लीजिए। तो महाराष्ट्र के ऊपर के लोगों का अगर आप बिल्ड देखते हो तो थोड़ा अलग दिखेगा आपको, साउथ इंडिया के लोगों का बिल्ड अलग दिखेगा थोड़ा, करेक्ट। नॉर्थ इंडिया के लोगों का स्किन कलर कुछ अलग है, साउथ इंडिया के लोगों का स्किन कलर कुछ अलग है, करेक्ट। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे विद इन इंडिया ही आपको रेशियल डाइवर्सिटी देखने के लिए मिल रही है, क्लियर, ठीक है। इसीलिए मैंने इसके पहले कहा था कि हम लोग इंडियन एज ए वन रेस समझ तो रहे, बट विद इन इंडिया ही आपको डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, क्लियर।
अभी इंडिया में जो मेजर रेशियल एलिमेंट्स हैं, जो हमने इसके पहले एक देखा था, याद है आपको किसका था? क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियल ग्रुप, भूल गए? देखो ठीक है जाके, नॉर्डिक, इंडिया में क्या क्या मेजर रेशियल ग्रुप कह रहा हूं, और सब कैटेगरीज तो इसमें है, क्योंकि अलग अलग ऐसे आपके सोशियोलॉजिस्ट हो चुके हैं जिन्होंने अलग अलग रेशियल ग्रुप में उनको डिवाइड करा हुआ है इंडिया को, करेक्ट, उनका डिस्टिंक्शन या फिर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। बट फिलहाल तो यहाँ पे मैंने सभी का एक जो हम लोग कहते हैं ना क्रक्स, कि मेजरली सब में कॉमन होते ही होते हैं सब, करेक्ट, ऐसे नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि 6 दिए तो एक नया लाता है, 7 हो गए, तीसरा वाला 8 लाता है, बट पहले 6 कॉमन ही होते हैं, तो ये काइंड ऑफ कॉमन है सब में, क्लियर। तो उसमें है नॉर्डिक। अभी ये नॉर्डिक कौन होते हैं? इंडो गैंगेटिक प्लेन में बसे हुए लोग। फिलहाल तो इंडिया में जो लोग इंडो गैंगेटिक प्लेन मतलब इंडस एंड गंगा रिवर, मतलब कश्मीर से लेके एटलीस्ट मध्य प्रदेश तक, ठीक है, क्लियर, वहां पे बसे हुए जो भी लोग हैं वो नॉर्डिक रेशियल के ग्रुप, करेक्ट। उसके अलावा प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, ये सेंट्रल इंडिया वाले, ये सेंट्रल इंडिया महाराष्ट्र वगैरह जो भी पार्ट आ रहा है ना, ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट है। तो पर्टिकुलरली हम लोग जो कह रहे हैं खुद को वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट है, करेक्ट। उसके बाद मंगोलाइट, मंगोलाइट कौन है? लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो लोग हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर आप फेस कट देखते हो उनका, करेक्ट, तो ये मंगोलाइट जो है वहां से आ रहे हैं। देन पैलियो मेडिटेरेनियन, ये कौन है? आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में बसे हुए लोग, पैलियो मेडिटेरेनियन, करेक्ट। और उसके बाद है नेग्रोइड, जैसे कि केरला हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, वहां पे आपको देखने के लिए बनेंगे, क्लियर, ठीक है। अभी अगर मैं मैप देखता हूं तो आपको मैप में दिखेगा कि एग्जैक्टली कैसे, ये रफ मैप है, क्लियर, एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता, क्योंकि हमने देखा कि अभी इतना ज्यादा माइग्रेशन वगैरह हुआ है तो ये सब कुछ इंटरमिंगल हो गया, करेक्ट। बट मेजरली जो हम लोग कहते हैं कि मेजर पॉपुलेशन कहां पे रिसाइड करती है उसके हिसाब से, जैसे हमने देखा कि नॉर्डिक, नॉर्डिक आप क्या आ रहे हैं? इंडो गैंगेटिक प्लेन से लेके, सॉरी इंडो गैंगेटिक प्लेन वाले, मतलब नॉर्थ इंडिया। अभी ये मैंने कहा कि ये रैंडम है, नहीं तो आप बोलोगे यही से सर ये लाइन ऐसे डिस्टिंग्विश करती है, ये रैंडम है, क्लियर। देन मंगोलाइड है, मंगोलाइड कहां का भी दिख रहा है आपको? जैसे कि लद्दाख वाला रीजन है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न है, करेक्ट। अभी मंगोलाइड में भी 2 है, एक है आपका पैलियो मंगोलाइड और दूसरे आपके तिबेटन मंगोलाइड, करेक्ट। मतलब मैंने कहा ना कि सब कैटेगराइजेशन में है, ब्रॉडर में सब कैटेगराइजेशन। उसके अलावा जो सेंट्रल इंडिया वाले थे वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट थे, देखा हमने, क्लियर। उसके नीचे पैलियो मेडिटेरेनियन, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कन्नड़, केरला में आपने देखा कि निग्रोइड वगैरह भी है, और अंडमान निकोबार में भी निग्रोइड दिख रहे हैं, करेक्ट, क्लियर। उसके अलावा एक और है, दिख रहा है यहाँ पे, गुजरात वाला सेक्शन यहाँ पे ऐसे, इसको डेंड्रिक कॉकेसॉइड कहा जाता है, कॉकेशस माउंटेन वगैरह से आए हुए लोग, करेक्ट। फिर ये नॉर्डिक कहां से आए? नॉर्डिक ये उसके भी बियॉन्ड जो यूरोपियन कंट्रीज है ना वहां से आए। कुछ ऐसे भी है इसमें नॉर्थ इंडिया में जो टर्किश ओरिजिन के थे, वो डिस्टिंक्शन था, करेक्ट, आपने अगर देखा होगा तो उसमें, और लास्ट टाइम मैंने जो पढ़ाया था, करेक्ट। तो टर्किश मतलब कौन से? ये वाले रीजन से, जो रीजन सऊदी अरेबिया वगैरह वाला हम लोग जो कहते हैं ना, करेक्ट, गल्फ कंट्री वाला, वहां से भी माइग्रेशन हुआ है। तो इंडिया में बहुत सारे मतलब बड़े इसमें बड़े माइग्रेशन हुए, करेक्ट। तो उसकी वजह से एक ना रेशियल अलग तरीके की आइडेंटिटी क्रिएट होती गई, करेक्ट। तो ये एक रफ मैप है, आपको याद रखना है कैसे है तो। और ये यहाँ पे देखो और एक है कि इस रीजन में जो रहते हैं ना झारखंड और बिहार वाले, इनको ना ट्रू मेडिटेरेनियन कहा जाता है। ये तो मेडिटेरेनियन जो साउथ इंडिया के साथ जो ओरिजिनल लोग थे ना, मतलब इंडिया, ऐसे कहा जाता है कि साउथ इंडिया में जो लोग थे इंडियन लैंड को ओरिजिनली बिलोंग करते थे, तो इनका जो मेडिटेरेनियन एक इनफ्लो आया था इंडिया में, उनके साथ एक नया रेस जो बना उसको हम लोग पैलियो मेडिटेरेनियन कहते हैं। पैलियो का मतलब ये होता है ना ओल्ड, पैलियोलिथिक एज, पैलियो का मतलब होता है वेरी ओल्ड, करेक्ट। तो यहाँ पे पैलियो मेडिटेरेनियन है और ये ट्रू मेडिटेरेनियन है। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें रेशियल चेंजेस बहुत कम है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो कुछ हम लोग नाम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ये सभी के सभी नाम क्या है? ये सभी नाम अभी इंडियन कंटेक्स्ट में जो ओरिजिनल यहाँ पे जो रेस रही होगी इनके साथ इंटरमिंगलिंग होके ये रेस अभी एग्जिस्ट कर रही है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर, ठीक है। तो ये ना याद कर लेना, ऐसे मैप वगैरह बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपको क्वेश्चन आते तो। अभी हमने रेस तो पढ़ लिया है, बट इथनिसिटी भी एक वर्ड होता है और बहुत बार ये कंफ्यूज होता है रेस के साथ, ठीक है। व्हाट इज इथनिसिटी एंड व्हाट इज रेस? तो इसका पहले तो फर्क समझते हैं। रेस क्या है? अ क्लोज ग्रुप मेंबर्स कैन नॉट ज्वाइन द अनदर रेस। ये ऐसा क्लोज ग्रुप है। रेस क्या है? एक क्लोज ग्रुप है जिसके मेंबर दूसरे मेंबर्स के साथ, मतलब दूसरे ग्रुप के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इंडिया और वही ले लेते हो यूरोप वाला। तो इंडिया के लोग जो है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरली बने हुए हैं, हमने देखा
कि भाई रेस का एक एस्पेक्ट है, फिजिकल एस्पेक्ट, ये रेस में आता है, रेस को डिफाइन करने में हम लोग फिजिकल एस्पेक्ट बताते हैं, करेक्ट। कल्चर वगैरह तो होता है बट फिजिकल एस्पेक्ट डोमिनेंट होता है, करेक्ट, रेस को डिफाइन करने के लिए। और वहां का रेस जो है वो एक पर्टिकुलर वे से उनका फिजिकल एस्पेक्ट है। तो आप नहीं कह सकते कि इंडियंस उनकी तरफ चला गया और बोल लोगे कि नहीं वो अभी यूरोपियन रेस का हो गया, वो डिस्टिंक्शन दिखेगा आपको, करेक्ट, उसका स्किन टोन अलग दिखेगा बाकियों के कंपेयर में, करेक्ट, सब कुछ। या फिर वो आ जाता है, हम लोग कैसे फटक से देख रहे थे ये आ गया फिरंगी, करेक्ट, मतलब बोल देते हम लोग इंडिया में आ गए फिरंगी, या फिर इंडिया में आ गए फॉरेनर्स वगैरह बोल देते ना, हम लोग को दिख जाता है, कभी कभी नागपुर में भी दिख रहा है पानी पूरी खाते हुए वगैरह, करेक्ट। तो बेसिकली वो घूमने आते हैं, ट्रैवल करने आते हैं, तो हमें फिजिकल एस्पेक्ट से हम लोग समझ जाते हैं कि नहीं ये इंडिया से नहीं है, क्लियर। तो बेसिकली वही है कि रेस में आपका एक क्लोज ग्रुप होता है यूजुअली रेस, जिसमें मेंबर्स कैन नॉट ज्वाइन द अनदर, क्लियर। हाँ, एग्जांपल व्हाइट और कॉकेशियस। व्हाइट मतलब बेसिकली जिसे हम लोग व्हाइट पीपल कहते हैं, जैसे कि यूरोपियन वगैरह वगैरह, ऐसा माना जाता है कि कॉकेशियस माउंटेन जो है वहीं से वो एक्चुअली पूरे देश वर्ल्ड में फैले थे। उसमें से एक जो था स्ट्रीम इंडिया में भी आया था, करेक्ट, जो नॉर्थ इंडियन जो कॉकेशियस वगैरह हम लोग कहते हैं, करेक्ट। ब्लैक अफ्रो अमेरिकन, जो जिसे हम लोग ब्लैक या फिर जिसे निग्रो हम लोग कह रहे हैं, तो यही अफ्रो अमेरिकन माइग्रेट हुए थे अफ्रीका वगैरह, सॉरी यूरोपियन कंट्रीज में या फिर अमेरिका वगैरह में, क्लियर। फिर उसके बाद हिस्पैनिक, क्लियर। तो इस तरीके के, तो बेसिकली व्हाइट ब्लैक या फिर हमारे जो कुछ हम लोग इंडियन भी ले लीजिए उसमें रेस में, तो डिफरेंट डिफरेंट जो रेस है ये एक्चुअली रेस बता रहा है। तो इट इज अ क्लोज ग्रुप, ये इसका एट्रीब्यूट क्या है, ये क्लोज ग्रुप है, इसमें एक्चुअली कैन नॉट ज्वाइन द अनदर ग्रुप, ये याद रख लो, ठीक है। उसके अलावा इथनिसिटी कैसे अलग है फिर रेस से, बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन एंड हिस्टोरिकल पास्ट। ये यहां पे जैसे मैंने कहा था ना कि रेस में आपका फिजिकल एस्पेक्ट सबसे डोमिनेंट होता है, ठीक है, ठीक है, फिजिकल एस्पेक्ट सबसे डोमिनेंट होता है। देयर में भी चांसेस कि उस रेस का एक पर्टिकुलर कल्चर हो, पर्टिकुलर लैंग्वेज हो, बट उसमें सबसे डोमिनेंट जो एस्पेक्ट होता है, जो डिफाइन करता है रेस को, वो क्या होता है, फिजिकल एस्पेक्ट, इतना याद रखो, ठीक है। उस पर्टिकुलर रेस का जैसे मैंने कहा ना एक कल्चर वगैरह हो सकता है, वो बात की बात है, बट फिजिकल एस्पेक्ट डोमिनेंट होता है, उसको डिफाइन करता है एक्चुअली किसी भी रेस को। बट इथनिसिटी में फिजिकल एस्पेक्ट इतना ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, उसके अलावा जो डोमिनेंट फैक्टर है इथनिसिटी को डिफाइन करने के लिए वो है कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, हिस्टोरिकल पास्ट। जैसे इंडिया को ले लो, इंडिया में डाइवर्स रेस के लोग रहते हैं, बट वी आइडेंटिफाइड आवरसेल्फ एज ए इंडियन, सो इंडियन बिकम द इथनिसिटी देयर। समझ में आ रहा है आपको, जैसे एक प्रॉपर उनका एक कॉमन कल्चर है, कॉमन आपका लैंग्वेज है, इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर। सो बेसिकली वही है कि कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, हिस्टोरिकल पास्ट अगर एक है तो उसको हम लोग कहेंगे इथनिसिटी कहेंगे। जैसे कि इथनिसिटी कुछ भी हो सकती है, उस इथनिसिटी में शायद डिफरेंट डिफरेंट रेस के लोग रह रहे, बट उन्होंने अभी एक कॉमन कल्चर अडॉप्ट कर लिया है, कॉमन रिलीजन है उनका, करेक्ट, या फिर कॉमन प्रैक्टिसेस है उनकी, ठीक है, क्लियर। तो उनको हम लोग इथनिसिटी, इथनिक लोग कहेंगे, क्लियर। जैसे कि अमेरिकन हो गए, पंजाबी हो गए, तमिलियन हो गए, क्लियर। अभी तमिलियन में क्या, आप अगर तमिल की तरफ जाते हो तो वहां पे शायद हिस्टोरिकली 50 साल के पहले गए हुए लोग रहेंगे नॉर्थ इंडिया के, वो वहीं पे रह रहे, बट दे आइडेंटिफाइड देमसेल्फ एज ए तमिलियन, क्योंकि अभी वो रह रहे ना 100 साल से 50 साल से वहां पे, उन्होंने वही कल्चर अडॉप्ट कर लिया, वही लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली। उनको शायद उनके जो कुछ पूर्वज आए होंगे 50 साल पहले इधर में नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में, वो शायद हिंदी बोल रहे होंगे उस टाइम पे, बट अभी वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन हिंदी भी नहीं बोल पाती, क्योंकि उनका डोमिनेंट लैंग्वेज वो है ही नहीं वहां पे, करेक्ट। तो बेसिकली वही हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली क्या है, इतनी सिटी में डिफरेंट रेस के लोग रह सकते हैं, तो उसमें जो हम लोग कह रहे हैं यहां पे कैन नॉट पॉसिबल, मतलब क्लोज ग्रुप होता है रेस जिसमें मेंबर्स कैन नॉट ज्वाइन अनदर ग्रुप, बट इसमें नहीं है। इतनी सिटी में जो अलग अलग रेस के लोग हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर इतनी सिटी को, करेक्ट, क्लियर। मतलब अगर मान लो कि कोई फॉरेनर आ जाता है और वो यहीं पे रह गया सालों साल के लिए, तो वो अभी वो इंडियन बन गया। बहुत लोग ऐसे, जैसे एक एंग्लो इंडियन का एक कंसेप्ट है इंडिया में, मतलब बेसिकली एंग्लो इंडियन कौन थे, अंग्रेज वापस चले गए, बट कुछ ऐसे अंग्रेज थे वो गए ही नहीं, ब्रिटिशर्स गए नहीं, तो फिर उनको एक स्टेटस दिया गया एंग्लो इंडियन का, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था। इसका भी एक अपडेट आया हुआ था, जो 2 जगह थी पहले रिजर्व, ठीक है, हमारे लोकसभा में, तो वो कैंसिल कर दी अभी, पहले रिजर्व हुआ करती थी, ठीक है, उनके लिए भी प्रोविजन हमने रखा हुआ था अभी, बट वो भरी नहीं जाती है हर साल, तो निकाल दिया अभी, क्योंकि एंग्लो इंडियंस वैसे भी कम होते जा रहे हैं। बट आप
इंडस्ट्री अगर देखते हो ना बॉलीवुड वगैरह में, तो उसमें ना बहुत सारे ना ऐसे एक फिजिकल एस्पेक्ट आपको दिखेंगे कि जो फॉरेनर जैसे दिखते हैं। करेक्ट, अभी तो शायद वो बहुत कम दिखेंगे आपको, जब पहले की 90s का सिनेमा था ना उसमें ऐसे दिखते थे, और उनको वही रोल मिलते थे ब्रिटिशर वगैरह वाले। आपने देखा होगा बहुत बार, अगर वो रोल प्ले कराना है उनसे तो उनको ही दिया जाता था, क्योंकि उनका वो स्ट्रक्चर वैसे दिखता था। उनका एक्चुअली एंसेस्ट्री वैसी थी ब्रिटिशर। शायद अगर कोई ब्रिटिशर है उसकी वाइफ इंडियन है, या फिर कोई वाइफ वहां पे तो इंडियन उसका हस्बैंड है, तो उनसे जो आने वाली जो प्रोजेनी है, मतलब उसका ऑफस्प्रिंग, वो भी शायद कुछ ना कुछ कॉमन ट्रेट्स रखता है फॉरेनर्स के, तो वो ऐसे दिखते थे एंग्लो इंडियन। क्लियर? तो ये एंग्लो इंडियंस वगैरह जो थे, जो हम लोग कह रहे हैं, तो वो उसी का एक एग्जाम्पल है इथनिसिटी का। अभी हम लोग उनको ब्रिटिशर नहीं कहेंगे, या फिर ब्रिटिश इथनिसिटी के लिए नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे उनको इंडियन इथनिसिटी के, क्योंकि वो इंडियन में ही अभी ढाल गए, उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, सब कुछ, खान पान वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो बेसिकली रेस और इथनिसिटी में यह फर्क होता है। तो याद क्या रखना है, रेस इज मोर बेस्ड ऑन फिजिकल एस्पेक्ट, बट दैट रेस में हैव देयर ओन कल्चर वगैरह, ये चीज हो सकती है, बट द डोमिनेंट फैक्टर जो है जिससे हम लोग रेस डिफाइन कर रहे हैं वो है आपका फिजिकल एस्पेक्ट। ठीक है? इथनिसिटी में फिजिकल एस्पेक्ट ये डोमिनेंट फैक्टर नहीं होता, रैदर आपके डोमिनेंट फैक्टर क्या होते हैं, शेयर्ड कल्चर, लैंग्वेज, देन रिलीजन एंड हिस्टोरिकल पास्ट। ठीक है? क्लियर? डिफरेंसेस क्या है, रेस इज हेरिडिटरी, ये हमने इसके पहले भी देखा। रेस तो हेरिडिटरी होती है कि भाई ब्रिटिशर से उसका बच्चा ब्रिटिशर, उसका जो रहेगा ऑफस्प्रिंग वो ब्रिटिशर से ऐसे ही दिखेगा, तो मतलब फिजिकल एस्पेक्ट। बट इथनिसिटी इज टॉट एंड नॉट इनहेरिटेड, ये आपको सिखाई जाएगी या फिर ये इनहेरिटेड नहीं हो सकती। अगर सिखाई जाएगी मतलब क्या, आ गया कोई ब्रिटिशर रहेगा यहाँ पे 50 साल, तो सीख जाएगा, पूरा इंडियन लैंग्वेज सीख जाएगा, कल्चर सीख जाएगा, वो भी अभी पटाखे फोड़ेगा दिवाली को, करेक्ट, कुछ भी करेगा, बट इंडियन कल्चर। क्लियर? इतनी ग्रुप्स बाउंड्रीज आर फ्लूइड, इतनी ग्रुप की जो बाउंड्री होती है वो फ्लूइड होती है, कोई रिजिड नहीं होती। रिजिड किस में हो सकती है, रेस में हो सकती है। क्यों रेस में रिजिड हो सकती है बाउंड्रीज, क्योंकि दो ग्रुप अलग अलग डिस्टिंग्विश है प्रॉपरली। यहाँ पे इतनी जो बाउंड्री होती है इतनी ग्रुप की, वो रिजिड नहीं हो सकती। शायद कुछ जैसे लेट से हम लोग अभी कह रहे हैं यहाँ पे तमिलियन पंजाब, आप अगर जा रहे हो पंजाब में तो वो भी शायद दिवाली मना रहे, तमिलियन भी दिवाली मना रहे, शायद तमिलियन मुस्लिम्स भी आपके ईद मना रहे, पंजाब में जाने के बाद वहां के मुस्लिम भी ईद मना रहे। ईद तो कॉमन कल्चर हो गया फिर, या फिर दिवाली तो कॉमन कल्चर हो गया, करेक्ट। बट अगर मैं इतनी सिटी वाइज देखा जाऊं तो अलग अलग दिख रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि इतनी ग्रुप बाउंड्रीज आर नॉट फ्लूइड, मतलब सॉरी आर फ्लूइड, तो इतनी जो बाउंड्रीज होती है ना वो फ्लूइड होती है, इतनी ज्यादा रिजिड नहीं होती। क्लियर? मतलब शायद एक पर्टिकुलर इतनी ग्रुप का जो कुछ ग्रुप है वो दूसरे इतनी ग्रुप के कल्चर अडॉप्ट कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, करेक्ट। अलाउिंग मूवमेंट बिटवीन द ग्रुप्स, उसमें मूवमेंट भी पॉसिबल है। क्लियर? ये याद रख लो। तो बेसिकली रेस हेरिडिटरी है, इथनिसिटी हेरिडिटरी नहीं है। ठीक है, याद रखो। एग्जांपल, इंडियन ओरिजिन अमेरिकन आइडेंटिफाइंग एज ए इंडियन अमेरिकन, वही हो गया, मतलब इथनिसिटी के लिए कह रहा हूं। ठीक है, इथनिसिटी मतलब कि इंडियन अमेरिकन वो खुद को कहते हैं, जैसे कि सुनीता विलियम्स वगैरह हमने नाम सुने हुए। ठीक है, वो स्टक मतलब उसका जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो इंडियन ही दिखता है, बट देखा हमने कि सुनीता विलियम्स, तो वो हम लोग इनको क्या कहते हैं फिर, इंडियन अमेरिकन, करेक्ट। या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने देखा कि मुझे मतलब सुना कि पता नहीं, पहले वेस्ट इंडीज की टीम आया करती थी, उसमें तो आधी इंडियन ही रहते थे, बट इंडियन इन द सेंस वो पास्ट में वहां पे गए हुए, इंडिया से जो लोग वहां पे माइग्रेट हुए थे फिर, या फिर ब्रिटिशर्स वहां पे लेके गए काम करने के लिए, और वो अमेरिका ना जाते हुए उसके पहले एक आइलैंड ग्रुप आता है, दैट इज कैरिबियन आइलैंड ग्रुप जिसे हम लोग कहते हैं। तो वेस्ट इंडीज उसमें से एक आइलैंड है, तो फिर मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो एक्चुअली वो उनका क्रिकेट अलग अलग है, वो ग्रुप में आते हैं जब वेस्ट इंडीज करके आते हैं। क्लियर? तो उसमें सर्वनारायण, राम नरेश सर्वनारायण हुआ करते थे, चंद्रपॉल, सब इंडियन ही थे। ठीक है, क्लियर? चलिए, सेकेंड इज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अभी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमने देखा है कि जैसे हमने महाराष्ट्र का उदाहरण लिया तो मराठी, करेक्ट, या फिर हम लोग हमारे रीजन में अगर देख रहे हैं तो मैं हिंदी बात कर रहा हूँ, तो मराठी लैंग्वेज है बट हिंदी में बात कर रहा हूँ, क्लियर, या फिर शायद इंग्लिश में बात कर लूँ। तो बेसिकली क्या है कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो सकती है, अलग अलग लोगों का एक मेजर लैंग्वेज हो सकता है। जैसे कि मैं महाराष्ट्र का इन जनरल कह रहा हूँ कि मराठी है, अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ मतलब मध्य प्रदेश जा रहा हूँ तो हिंदी है, ठीक है, शायद मैं यूपी जा रहा हूँ तो वहां पे शायद आपका भोजपुरी लैंग्वेज बोला जा रहा हो, करेक्ट, पंजाब में जा रहा है तो पंजाबी बोला जा रहा है, राजस्थान में जा रहा हो तो राजस्थानी बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब सब कुछ देखने के लिए आपको हिंदी लग रहा है, बट दे हैव देयर ओन फीचर्स, मतलब एक होता है ना
कि वो एक बोलने का ढंग होता है, बिहारी लैंग्वेज में एक अलग तरीके से हिंदी बोली जाती है, करेक्ट। हाँ, तो स्टैटिस्टिक क्या कह रहा है कि इंडिया हैज 1632 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स, मतलब टोटली हम लोग अगर देखते हैं तो इंडिया में लैंग्वेजेस और डायलेक्ट दोनों मिलके अराउंड 1632 है, करेक्ट। अगर गवर्नमेंट का डेटा अगर देखना है तो लिंग्विस्टिक सर्वे जो हुआ था जीएन डेवी के द्वारा, तो ये ऐसे वाले डेटा इंपॉर्टेंट है, ये तो एक जनरल था, ये रफली एस्टिमेट है, कम ज्यादा हो सकता है इसमें, बट ये जीएन डेवी ने जो दिया हुआ है लिंग्विस्टिक सर्वे, ठीक है, इसका नाम है पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ लिंग्विस्टिक सर्वे, ऐसे कुछ तो नाम है उसका। तो लिंग्विस्टिक सर्वे जीएन डेवी ने जो दिया था, उन्होंने बोला था कि 780 मेजर लैंग्वेजेस है एंड 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स है, ठीक है। लैंग्वेजेस कितना है, मेजर लैंग्वेज कह रहा हूं हम लोग, टोटल लैंग्वेज नहीं, टोटल में तो ऊपर में बोला गया है कि 1632 लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट है करके, मतलब वो ब्रॉडर ऐसा डेटा है, क्लियर। अभी ये लैंग्वेज और डायलेक्ट दो वर्ड है वहां पे, व्हाट इज द डिफरेंस, किसी को पता है? लैंग्वेज एंड डायलेक्ट लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मराठी ले लो, मराठी में हम लोग कहते हैं नागपुरी मराठी, करेक्ट, बोलते ना विदर्भ वाले, करेक्ट, और उधर पुणे में जाओगे तो आप बोलते हो क्या बात कर रहे हो, करेक्ट, मतलब आप इतना क्यों खींचते हो, आप लोग हमारे यहाँ पे बोला जाता है ना, यहाँ पे काय करून राहिला, करेक्ट, राहिला, काय करून राहिला, तो राहिला मतलब वो लग गया उसको, अगर मैं पुणे में जा रहा हूं तो वैसे नहीं बोलेंगे, वो काय करतो है, सिंपल, खत्म, आपले काय करून राहिला, करेक्ट। तो ये अलग कुछ तो उसका बनाया गया स्ट्रक्चर, उसके कारण वो साउंड अलग करती है, या फिर बोलने के लिए, बोलने के टाइम पे हम लोग जो स्ट्रेस देते हैं पर्टिकुलर वर्ड पे, वो अलग अलग होता है, करेक्ट। तो ये जो कुछ अलग तरीके से वे ऑफ स्पीकिंग लैंग्वेज है ना, वो डायलेक्ट हम लोग उसे कहते हैं, क्लियर, समझ में आ रहा है ना आपको? नागपुरी अलग है, फिर आप उधर से जाओगे तो अमरावती की भी अलग है, करेक्ट, वराडी जिसे हम लोग कह रहे हैं, उसके आगे बढ़ोगे तो मराठवाड़ा की अलग है, पुणे की अलग है, सबकी अलग है, क्लियर। तो उसी तरीके से हर लैंग्वेज का अपना अपना एक डायलेक्ट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि 1632 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स है। तो हिंदी में हम लोग जो कह रहे हैं राजस्थानी, तो राजस्थानी लैंग्वेज है या डायलेक्ट है? फिर तो लैंग्वेज है, ठीक है, डायलेक्ट नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे सर राजस्थानी तो हिंदी जैसी साउंड करती है, तो वो तो हिंदी मेन होगी, फिर राजस्थानी डायलेक्ट होगा, डायलेक्ट वही नहीं है। तो डायलेक्ट मतलब क्या, जो ओरिजिनल लैंग्वेज का ही जो एक क्रूड फॉर्म अलग अलग वे में बन जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में ऐसे कहा जाता है, मतलब ये इस रीजन में हमारे जो नागपुर अमरावती वाला रीजन है, इनका प्रमाण लैंग्वेज नहीं है। प्रमाण लैंग्वेज जिसे हम लोग कहते हैं, प्रमाण समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड कौन मानते हैं खुद को? पुणे वाले, पुणे बोलते हैं, वो तो मुंबई वालों को भी स्टैंडर्ड ही मानते हैं, ठीक है सर, क्योंकि वो कहते हैं कि हम जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो प्रमाण है, बाकी लोग जो बोल रहे हैं उन्होंने अपने अपने वे से उसमें चेंजेस लाए, ठीक है। जैसे कि मराठी में मला तुला स्टैंडर्ड ऐसा है, आप बुक्स भी पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक भी पढ़ोगे तो उसमें मला तुला वर्ड, हमारे इधर मले तुले हो जाता है, करेक्ट, मराठी में वही होता है ना, करेक्ट, तो मले तुले हो रहा है। तो बेसिकली ये जो चेंजेस है इसको हम लोग डायलेक्ट कहेंगे, या फिर वे ऑफ स्पीकिंग किस तरीके से, स्ट्रेस किसके ऊपर है, तो अभी वो बहुत ज्यादा डीप में हो जाएगा, वो फोनिक फोनोटिक वगैरह कुछ तो होता है, मैं भी भूल गया उसका, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक सर्वे में ये लैंग्वेज एंड डायलेक्ट के बीच में याद रखिए कि कैसे अलग होता है, ठीक है। मतलब लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है, लैंग्वेज का एक वे ऑफ कम्युनिकेशन करना, या फिर उसमें सब्सटेंशियल चेंज है कि नहीं, उससे लैंग्वेज बनेगी। बट अगर सेम लैंग्वेज का तुम अलग अलग थोड़ा बहुत चेंज करके उसको अलग तरीके से बोल रहे हो, है तो सेम, उसका बेस सेम ही है, ग्रामर सेम है, सब कुछ सेम है, बट सिर्फ अलग वे से आप बोल रहे हो, तो उसको हम लोग डायलेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक सर्वे जीएन डेवी ने 780 मेजर लैंग्वेजेस का है, 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स का है। स्क्रिप्ट्स मतलब जिसके थ्रू हम लोग, लिपि जिसके थ्रू हम लोग बताते हैं रिटन फॉर्म, ठीक है। बोलना एक बात होती है, तो बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पे लैंग्वेज हैं जिनकी स्क्रिप्ट नहीं है, समझ में आ रहा है आपको? बहुत सारी इंडिया में ऐसी लैंग्वेजेस है जिनकी स्क्रिप्ट नहीं है, हाँ, तो ऐसी लैंग्वेजेस मोस्ट वल्नरेबल लैंग्वेज होती है एक्सटिंक्ट होने के लिए। तो इसीलिए, हाँ, इसीलिए इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस एक्सटिंक्ट होती जा रही है, ठीक है, पर्टिकुलरली इन रीजन्स लाइक जहां पे माइनॉरिटी में वो लैंग्वेज बोली जा रही है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइबल्स की लैंग्वेजेस, उनका ग्रुप कितना है, 500-600 का, कुछ कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स है, जैसे मैंने इसके पहले कहा ट्राइबल्स में इतने ट्राइबल ग्रुप है, वो सामने आके डेटा भी देखेगा आपको कि उसमें शायद वो 50-100 लोग ही वो लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका कोई रिटर्न फॉर्म भी नहीं है। ट्राइबल्स कौन कहां पे वो अपना क्या कहते हैं उसको हम लोग, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कुछ नहीं करते वो लोग, तो वो सिर्फ अभी वे ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा है, कर रहा है, उनका कौन सा लिटरेचर होता है, लिटरेचर शायद मेन स्ट्रीम लैंग्वेज का आपको दिख रहा है, मराठी लिटरेचर आपको दिख रहा होगा, शायद आपको हिंदी लिटरेचर दिख रहा है, इंग्लिश लिटरेचर दिख रहा है,
तो लिटरेचर लिटरेरी वर्क जो है ना वो नहीं है बहुत सारे लैंग्वेज के लिए, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट ही नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि जिनकी स्क्रिप्ट नहीं है तो वो ज्यादा वल्नरेबल हो सकती है। शायद एक कोई लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो जाए, लेट्स से हाइपोथेटिकली मराठी लैंग्वेज एक्सटिंक्ट होगी सामने आके, बट उसका लिटरेरी वर्क होगा तो कोई सीख लेगा उससे कि इनका ग्रामर ऐसे था, इनके इसमें ये चीजें होती, तो शायद वो उसको रीइंट्रोड्यूस कर पाए सामने जाके। बट जिसका स्क्रिप्ट ही नहीं है, वो लैंग्वेज अगर एक्सटिंक्ट होगी तो होगी, उसके बाद उसका लास्ट जो पर्सन होता है वही बता सकता है कि कैसे। तो बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है जिनका लास्ट पर्सन मतलब जिंदा होता है जो बताता है कि ये लैंग्वेज ऐसे बोली जाती है, करेक्ट, उनका कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे इंडिया की लैंग्वेज है जो डाइंग फेज पे, धीरे धीरे डाइंग हो रही है, मतलब खत्म होती जा रही है, ठीक है। बट ऑफिशियली अगर देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस 22 लैंग्वेजेस जिससे हम लोग ऑफिशियल रिकॉग्नाइज करते हैं, करेक्ट। वो लिस्ट है पूरी 22 लैंग्वेजेस की, जिसके ये 22 लैंग्वेजेस में ही हम लोग एक्चुअली पेपर देते हैं। जो हम लोग यूपीएससी का पेपर कहते हैं ना, उसमें भी रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेजेस दी जाती है, उसमें ही लिटरेचर वगैरह दिए गए। तो 22 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी याद रखना, ये जो शेड्यूल्स होते हैं उनमें 8th शेड्यूल है, क्लियर। लैंग्वेज प्लेज द वाइटल रोल इन रीजनल आइडेंटिटी फॉर्मेशन। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि ये रीजनल आइडेंटिटी क्रिएट करता है। और मेजरली तो इंडिया देख लो, इंडिया के मेजर स्टेट ये लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट है, ठीक है। ये जैसे कि मराठी हो गया तो महाराष्ट्र, तमिल हो गया तो तमिलनाडु, ठीक है, या फिर तेलंगाना, या फिर पहले जो आंध्र प्रदेश हुआ करता था तो तेलुगु स्पीकिंग, कन्नड़ा स्पीकिंग कर्नाटका, मलयालम स्पीकिंग केरला, करेक्ट, हिंदी स्पीकिंग बहुत सारे, गुजराती स्पीकिंग गुजरात, करेक्ट, बंगाली स्पीकिंग बंगाल, क्लियर। बट अभी बेसिकली हिंदी लैंग्वेज का कैसे हुआ फिर कि हिंदी लैंग्वेज जो नॉर्थ इंडिया है पर्टिकुलरली, जैसे मध्य प्रदेश हो गया और राजस्थान हो गया, इनका बेस लैंग्वेज नहीं था, इनका बेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह था। क्योंकि वो इतना बड़ा रीजन है, आप एडमिनिस्टर नहीं कर पाओगे, करेक्ट, या फिर एक जो फिजिकल एस्पेक्ट है उस पूरे पर्टिकुलर रीजन का वो नहीं आपको समझ पाएगा। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग राजस्थान लेते हैं तो राजस्थान इज मोर आपका ड्राई रीजन है, अरिड रीजन है, ठीक है। अगर हम लोग मध्य प्रदेश देख रहे हैं तो इट इज अ फाइन कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड ड्राई लैंड, ठीक है। देन यूपी में जाते हैं तो प्लेन एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, रादर देन फॉरेस्ट, तो उनका प्लेन एरिया ज्यादा है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका डिवीजन करा गया, क्लियर। मध्य प्रदेश स्टेट नहीं बना था, पता है क्या आपको? मध्य प्रदेश ऐसा कोई स्टेट नहीं, जैसे महाराष्ट्र स्टेट बना तो सबने बोला कि ये रीजन हमारा, ये रीजन होना चाहिए, करेक्ट, तो यहां तक मराठी लोग हैं तो ये महाराष्ट्र बनाओ, करेक्ट। मध्य प्रदेश स्टेट नहीं बना है, बाकी स्टेट बने, बचा जो था वो मध्य प्रदेश बना। समझा गया आपको? मध्य प्रदेश, यूपी वालों ने बोला कि यूपी हमारा इतना है, राजस्थान वालों ने बोला राजस्थान इतना है, महाराष्ट्र वालों ने नीचे से बोला महाराष्ट्र इतना है, गुजरात वालों ने वेस्ट की तरफ से बोला गुजरात इतना होना चाहिए, मतलब गुजराती स्पीकिंग वाला, ईस्ट की तरफ से लोगों ने बोला कि भाई ये बिहार इतना होना चाहिए, तो बिहार हमारा हिस्टोरिकल रहा हुआ है मगध वगैरह द्वारा, तो ये अपना है। फिर ये लोगों ने अपना अपना रीजन ले लिया, बचा क्या सेंटर में? फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और सबसे लार्जेस्ट स्टेट बन गया। अभी भी सेकंड लार्जेस्ट है फिलहाल, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, करेक्ट, 2000 में। बट उसका एरिया इतना बड़ा होने का रीजन क्या है? उसका कोई बेस ही नहीं है। इनका एक हिस्ट्री था, मध्य प्रदेश का सच कोई हिस्ट्री नहीं था, हिस्ट्री इन द सेंस हिस्ट्री था बट वो कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, करेक्ट। जैसे महाराष्ट्र लोगों का एक मराठी अस्मिता था तो उन्होंने मराठी बना दिया, करेक्ट। बिहार लोगों का वो था उस टाइम पे जो अशोका वगैरह मगध का एक किंग, इतना बड़ा एक रूलर हुआ करता था पूरी इंडिया का, तो उनका एक वो था, करेक्ट। यूपी वालों ने वो ब्रजभाषी वगैरह जो थे उनके थ्रू उन्होंने ये ले लिया, करेक्ट। पंजाबी, राजस्थानी, वो सब कुछ हो गया, बचा हुआ मध्य प्रदेश बन गया। और मध्य प्रदेश में फिर ऑब्वियस है हिंदी डोमिनेटिंग लैंग्वेज है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे संस्थान हुए करते थे उस टाइम पे, जैसे कि भोपाल संस्थान अलग था जो प्रिंसली स्टेट था, ठीक है। महाराष्ट्र का अभी जो नागपुर हम लोग कह रहे हैं, इसका बड़ा पार्ट एक्चुअली मध्य प्रदेश में आता था पहले, करेक्ट। मतलब मध्य प्रदेश एटलीस्ट जबलपुर वगैरह से लेके पूरा सेक्शन इसे कहा जाता था सीपी एंड बेरार, करेक्ट, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार। तो इतना बड़ा सेक्शन हुआ करता था जो अभी शायद मध्य प्रदेश में, बट पहले सीपी एंड बेरार में हुआ करता था, करेक्ट। तो इस तरीके से स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हुए। ये आप जब पॉलिटी पढ़ोगे ना तब आपको बताया जाएगा। ये एक सिंगल इसमें नहीं हुआ, जब हम लोग इंडिपेंडेंस सबको मिला ना तब 3 कैटेगरीज थी, ए बी सी, इसमें डिवाइड करे गए थे स्टेट, ठीक है। और एक डी भी थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करते थे, जिसे हम लोग यूटी कह रहे हैं अभी, करेक्ट। तो एबीसी में 3 कैटेगरीज में स्टेट रखे गए थे। तो ये फिर रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ फिर से एक बार,
जो डिमांड आई थी 1956 में पहली बार आपका लिंग्विस्टिक बेसिस पे आंध्र प्रदेश बना। ये भी डिटेल में हम लोग देखेंगे कि स्मॉल स्टेट डिमांड जो होती है ये पूछा जाता है, करेक्ट। तो ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, वैसे स्मॉल स्टेट लैंग्वेज के अंदर ही पढ़ेंगे सब कुछ, बट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। तो ये सब कुछ चीजें आपको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बता रही। लैंग्वेज ये हो गया ना, हाँ भी हाँ। तो अभी लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं तो हिंदी स्पीकिंग सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन पूरे हमारे सोसाइटी में। कितना है? 52.83%, अराउंड 50% लोग हिंदी स्पीकिंग है, करेक्ट। अभी हिंदी स्पीकिंग है इन द सेंस व्हाट कि इसमें सिर्फ हिंदी नहीं आ रही है, इसमें सब आ रहा है, राजस्थानी भी आ रही है, समझ में आ रहा आपको? करेक्ट, मतलब हिंदी एंड हिंदी अलाइन जो लैंग्वेजेस है, देखिए राजस्थानी हो गया, ब्रजभाषी हो गया, भोजपुरी हो गया, इन सबको मिलके हमारे हिंदी हम लोग कहते हैं, करेक्ट। तो कितना हो गया? 52.83%। बंगाली ये सेकंड हाईएस्ट बोली जाने वाली लैंग्वेज है, दैट इज 9.72%। इन डेटा कुछ तो चेंज हुआ है, मैं ये डेटा ना करेक्ट करूंगा, जहां तक मेरा नॉलेज है ना बंगाली सेकंड हाईएस्ट, हाँ ठीक है, बंगाली नहीं सही, ठीक है। मराठी, मराठी 8.30, अच्छा ये नीचे था, तेलुगु ऊपर था पहले, ठीक है। तो मराठी स्पीकिंग पहले नीचे था, तेलुगु ऊपर था, अभी ये नीचे चला गया, मराठी स्पीकिंग ज्यादा बढ़ गया, करेक्ट। इसलिए मराठी लैंग्वेज 8.30 है, तेलुगु स्पीकिंग 8.11% है, तमिल 6.90 एंड गुजराती 5.54। तो दीज आर द क्रोनोलॉजी, ठीक है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये याद रख लीजिए थोड़ा, ठीक है। तो हिंदी ऑलमोस्ट 50% है, 53% हो गया अराउंड हो, 9 मतलब 10% अराउंड आपका बंगाली है, 8% अराउंड मराठी है, 8% अराउंड तेलुगु है, करेक्ट। तो ये 3 4 5 आपको याद होने चाहिए, क्लियर। नॉनिक फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, इतना मैं खत्म कर देता हूँ, बेसिक है। फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, इसको मैं डिटेल में लूंगा, बट देखो कि कैसे कि आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट है जो फॉर्म हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट फॉर्म ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस तेलुगु स्पीकिंग रीजन इन 1953, एक्चुअली 6 चाहिए था, मतलब 53 में आया, बट 56 में एक्चुअली इसको प्रॉपर दिया गया, ठीक है। देन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन स्टैब्लिश होता है 1956 में, लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन ए लिंग्विस्टिक ग्राउंड, और उसके बाद फिर लिंग्विस्टिक ग्राउंड के ऊपर स्टेट बनना स्टार्ट हुई। इनिशियली लिंग्विस्टिक ग्राउंड के ऊपर नहीं थे, मैंने पहले बताया, पहले सबसे पहले थे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हिस्टोरिकल जो बने थे उनका एक एरिया, जैसे कि अंग्रेजों के टाइप के हुआ करते थे, ठीक है, उस तरीके से उनको डिवाइड करा गया था, क्लियर। बट उसके बाद फिर लिंग्विस्टिक डिमांड आई, और हर इंडिया में फिर मतलब इंडिया के अलग अलग रीजन में लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ज्यादा डोमिनेट होती गई, उसकी वजह से फिर लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर स्टेट बने। जैसे पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक हुआ करता था, जिसे हम लोग बॉम्बे कहते थे, क्लियर। बट उसके बाद क्या बोला उन्होंने कि सेपरेट एक होना चाहिए, तो फिर एक महाराष्ट्र अलग बना और 1960 में, और गुजरात अलग बना, क्लियर। हाँ, फिर उसके बाद लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, सेंस ऑफ बिलोंगिंग बेस्ड ऑन द कॉमन लैंग्वेज कटिंग अक्रॉस रिलीजन, रीजनल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज। क्या लिखा हुआ है कि लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म क्या होता है? लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, नेशनलिज्म अलग है, बट इसमें एक लैंग्वेज लगा हुआ है, दैट इज लिंग्विस्टिक। तो इसका मतलब ये कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग बेस्ड ऑन द कॉमन लैंग्वेज कटिंग अक्रॉस रिलीजन, रीजनल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज। मतलब वो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रिलीजन को, रीजनल को एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज को नहीं, पॉलिटिक्स को नहीं दे रहा, उतना उससे भी ऊपर किसको दे रहा है? लैंग्वेज को दे रहा है। तो लैंग्वेज उनका डोमिनेंट फैक्टर है नेशनलिज्म का। कोई देखा है ऐसा देश जो लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर बना हुआ है? हाँ, वो तो अच्छा स्टेट, सॉरी मैंने स्टेट बोला, कंट्री। स्टेट तो बने, स्टेट तो बहुत सारे बने लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर, ठीक है। तेलंगाना बेस्ट एग्जांपल है, लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर बना है, वहां पे नहीं देखा गया कि वो किस पॉलिटिकल बाउंड्रीज मतलब पार्टीज का है, या फिर रीजनल क्या है, या फिर रिलीजन क्या है उसका। वो आइडेंटिटी से भी ज्यादा वहां पे डोमिनेंट आइडेंटिटी क्या बनी? लैंग्वेज बनी, और उससे ही बना अपना आंध्र प्रदेश। उसके बाद तेलंगाना भी अलग हुआ, तेलंगाना अलग होने का रीजन अलग था, करेक्ट, वो भी तेलुगु स्पीकिंग ही थे, ठीक है। इसके पहले मतलब ये तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके पहले वैसे ना बंगाल हुआ करता था, मतलब जो अभी हम लोग वेस्ट बंगाल कह रहे हैं ना, बंगाल पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, मतलब अबाउट उसमें उड़ीसा अभी का, उसमें बिहार अभी का, झारखंड बिहार, उसके बाद असम,
अभी का बांग्लादेश और अभी का वेस्ट बंगाल। इतना बड़ा जो स्टेट था इसे कहा जाता था बंगाल अंग्रेजों के टाइम पे। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, डिवाइड एंड रूल किया। उन्होंने क्या किया कि इनको अलग अलग कर दिया। फिर सबसे पहले तो वहां से बाहर निकाला उन्होंने बिहार और उड़ीसा को, करेक्ट। आसाम को बाद में बाहर निकाला, आसाम भी हुआ करता था, आसाम का कुछ पार्ट हुआ करता था। फिर उन्होंने एक बनाया ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट वाला बंगाल, पहले सबसे पहले तो वेस्ट और ईस्ट बनाया उन्होंने, ठीक है। वेस्ट बंगाल मतलब अभी का जो वेस्ट बंगाल है, इंक्लूडिंग फिर बिहार वगैरह सब कुछ, वो वेस्ट बंगाल में आता था। ईस्ट बंगाल मतलब अभी का बांग्लादेश, ठीक है। तो ईस्ट बंगाल को बाद में ईस्ट पाकिस्तान कहा गया, और ईस्ट पाकिस्तान के बाद जब वो इंडिपेंडेंट हुआ तो बांग्लादेश कहा गया, बट उसको ईस्ट बंगाल कहा जाता था। और अभी का जो वेस्ट बंगाल है वो हमारा छोटा स्टेट है, उससे भी बड़ा जो था उसमें इंक्लूड होता था पहले का बिहार, मतलब अभी का बिहार एंड उड़ीसा। तो इसीलिए उनका जो कल्चर है ना, काइंड ऑफ आप देखोगे वो बंगाली आइडेंटिटी बड़ी स्ट्रांग है वहां पे। तो मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस ना, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जो बंगाली आइडेंटिटी इतनी डोमिनेंट होगी, मतलब बंगाल लैंग्वेज कह रहा हूं मैं, कि उसके कारण उसको ही अपोज हुआ था सबसे पहले। तो जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का जो डिवीजन हुआ था, उसको अपोज होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हुआ था लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर। ये हिस्ट्री में जाके आप समझोगे, करेक्ट। देखते, यस देयर आर सम कंट्रीज जो लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है, तमिलनाडु रेजिस्टेंस टू द हिंदी इंपोजिशन। अभी यहां पे क्या हो गया कि हिंदी इंपोजिशन को बढ़ाए, उनका तो विरोधी है, वो नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पे हिंदी इंपोज की जाए। वो वहां पे एनसीईआरटी वगैरह वो हिंदी में पसंद ही नहीं करते, ऐसा करेक्ट करेक्ट। तो वो इंपोजिशन जो हो रहा है हिंदी का वो माननी नहीं करते, करेक्ट। केस स्टडीज कैसे है कि श्रीलंका अंडरमाइनिंग द तमिल लैंग्वेज लेड टू द सिविल वॉर। अभी हुआ क्या है बहुत सारा कि श्रीलंका में क्या हुआ कि नॉर्थ की तरफ का, नॉर्थ श्रीलंका जो है ना, वो आपका तमिल स्पीकिंग लोगों का है, ठीक है। और साउथ मतलब मेजोरिटी जो साउथ या फिर 3/4 जो श्रीलंका है वो सिनाली जो लोग है वहां के, मेजोरिटी उनका है, करेक्ट। तो वहां पे सिविल वॉर भी हुआ है उनके लिए। जो आपने वो लिट्टे वगैरह का नाम सुना होगा, ठीक है, एलटीई सुना है क्या इसका नाम? प्रभाकरन था, ठीक है। राजीव गांधी हत्या 1990 असर तो उसमें यही थे, ठीक है, एलटीटी के, करेक्ट। तो ये लिट्टे जो, इसको लिट्टे कहा जाता है या फिर एलटीटी कहा जाता है शॉर्ट में। तो ये एलटीटी जो थे, तो ये तमिल जो माइनॉरिटी थी ना, जो एक्चुअली सिनालीज मेजोरिटी के द्वारा काइंड ऑफ सप्रेस की जा रही थी, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस मिला श्रीलंका को तो मेजोरिटी जो कुछ आपके सिनालीज थे, उन्होंने जो लॉज वगैरह थे वो काइंड ऑफ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बने, करेक्ट। मतलब लैंग्वेज जो नेशनल लैंग्वेज रहेगी वो सिनालीज रहेगी वगैरह। तो माइनॉरिटी जो कुछ लैंग्वेज बेसिस के ऊपर का एक रीजन था, जो नॉर्थ हम लोग श्रीलंका कहते हैं, जैसे वहां का आपका जाफना वगैरह उनका रीजन है, छोटा स्टेट हम लोग जो कहते हैं ना उनका रीजन है, तो जाफना वगैरह जो स्टेट है, तो वहां पे वो ज्यादा डोमिनेट है। तो वहां पे फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, और उसके बाद फिर हमने देखा रेस्ट दिस हिस्ट्री। प्रभाकरन तो डेथ होगी, अभी फिलहाल तो नहीं है, बट 1991 में जो हत्या हुई थी उसके पहले हमने क्या किया, एक फोर्स भेजी थी अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ राजीव गांधी, पीस कीपिंग फोर्स जिसे कहा जाता है, ठीक है, PKF। तो ये पीस कीपिंग फोर्स की वजह से फिर यहाँ पे हमें भी अच्छा खासा नुकसान हुआ था, क्योंकि वो गुरिल्ला वॉरफेयर वगैरह में बड़े माहिर थे, ठीक है, एलटीटी वाले। इनफैक्ट अभी मैंने रिसेंटली क्या पढ़ा था, अभी रिसेंटली, अच्छा मैं ये नक्सलिज्म का पढ़ रहा था, तो नक्सलिज्म का अभी रिसेंटली एक एनकाउंटर हुआ है। उनका जो कुछ एक सेक्रेटरी है, नेशनल लेवल सेक्रेटरी, का नाम भूल गया मैं, अभी यहाँ पे डेथ हुई थी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का क्या नाम है उसका, वो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। उसने 3-4 अटैक करे हुए, 72 सीआरपीएफ पर्सनल मारे गए थे एक केस में, करेक्ट। इतने ज्यादा, मतलब इतना खतरनाक अटैक किया था। तो उस केस में वो इतना एजुकेटेड है ना वो पर्सन पर्टिकुलरली, वो मतलब एनआईटी वारंगल का, एनआईटी आईआईटी एनआईटी जो कहते हैं ना, आईआईटी हाई सबसे हाईएस्ट क्या होगा, एनआईटी वारंगल ऑलरेडी रैंक वाइज बहुत ऊपर है। दे आर लाइक इक्विवेलेंट टू नेक्स्ट टू आईआईटीज थे, करेक्ट। वहां से पास आउट था, इंजीनियरिंग था, करेक्ट। तो वो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, करेक्ट। तो उसकी जब अभी उसका डेथ हुई ना, तो उसके बारे में जो मैं पढ़ रहा था ना, उसको वॉरफेयर किसने सिखाया था, वो वहां से जाके ट्रेनिंग करके आया था, ठीक है, जंगल वॉरफेयर एलटीटी को। ये मतलब इतने इफिशिएंट क्यों थे जंगल वॉरफेयर में, क्योंकि इनका ट्रेनिंग एग्जैक्टली जंगल वॉरफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ था। इसीलिए जो हमारे पीस कीपिंग फोर्स मतलब इंडियन आर्मी जो गई थी ना, इनको बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी उस टाइम,
बहुत ही ज्यादा कैजुअलिटी ये करी, और सेम एलटीटी ने उसको ट्रेन करा था जो अभी जस्ट जिसका डेथ हुई थी, करेक्ट, मतलब जिसको एनकाउंटर करा गया है, करेक्ट, किल करा गया। तो बेसिकली वही है श्रीलंका के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, कॉन्फ्लिक्ट अराउज ड्यू टू द वेस्ट पाकिस्तान इंपोजिशन ऑफ उर्दू ओवर द बंगाली स्पीकर्स। प्री इंडिपेंडेंस भी जो आइडेंटिटी थी ना, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी रही। मतलब बंगाली लोगों की बंगाली लैंग्वेज के प्रति बड़ी आस्था है। वहां पे लोग शायद अलग अलग रिलीजन के होंगे, बट वो बंगाली लैंग्वेज को नहीं ये करते, करेक्ट। उनका एक पर्टिकुलर वे से, इनफैक्ट मतलब उसका बेस्ट आइडेंटिटी मैं बता दूं कि इतने लेवल पे वो बंगाली थे, मतलब बाय कल्चर, मतलब लैंग्वेज उनका आइडेंटिटी था वो दिखाने के लिए, बट बाय कल्चर वो बंगाली लोग, जैसे कि वो दुर्गा माता का फेस्टिवल वगैरह जो होता है ना, दुर्गा जी, तो ये सब कुछ करेक्ट, वो फेस्टिवल, तो उसमें उस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर हुआ वगैरह हुआ करते थे। तो ये जो बांग्लादेश का अभी का जो राष्ट्रगान है ना, जो नेशनल एंथम, वो किसने लिखा हुआ है पता है क्या आपको? देख सर्च करके आइए। वो क्या था पता है क्या? अभी जो उन्होंने एक्सेप्ट करा हुआ है ना बांग्लादेश का जो कुछ अभी नेशनल एंथम है, वो एक्चुअली प्री इंडिपेंडेंस, जब वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल सेपरेट किए थे अंग्रेजों ने, उस टाइम का वो सॉन्ग था जो लिखा गया था, करेक्ट। तो उन्होंने भी आफ्टर इंडिपेंडेंस जब पाकिस्तान से अलग हुआ ना, तो वही एज ए नेशनल एंथम ले लिया, करेक्ट। तो वो जो कुछ उस टाइम पे बनाया गया था ना, वो नेशनल, अभी उसका उनका सॉन्ग का अभी नेशनल एंथम, उस टाइम पे वो इतना ज्यादा रोड के ऊपर जब भी प्रोसेशन होते थे तब वो गाया जाता था, करेक्ट, क्लियर। और उस टाइम पे जैसे कि मुस्लिम्स ले लीजिए फॉर एग्जांपल, कि जब पर्टिकुलरली आप अगर मुस्लिम वुमेन देखोगे इन बंगाल, ठीक है, दे वेयर मंगलसूत्रास, दे वेयर बिंदीज, जो मुस्लिम्स में नहीं पहनी जाती, मतलब ये करते, ठीक है। बट वहां के जो मुस्लिम्स है ना, वहां की लेडीज बंगाली कल्चर से ज्यादा कनेक्टेड है, तो वो प्रॉपर साड़ी पहन के, बिंदी लगा के, मंगलसूत्र पहन के सब रहते, करेक्ट। तो ये उस टाइम पे भी शोकेस करा गया था ये सब कुछ चीजें। तो ये आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जब पाकिस्तान अलग हुआ, मतलब कि 1971 में, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द सेंस पाकिस्तान जब दो हिस्सों में बटा, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, उससे ही फिर बांग्लादेश जो बना ईस्ट पाकिस्तान, तो उसमें भी एक्चुअली बंगाली स्पीकर के ऊपर उर्दू इंपोज की जा रही थी, और एक उनका वो ट्रिगरिंग पॉइंट था उस टाइम पे। और जैसे मैंने कहा कि बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर को ही इन्होंने रिटेलिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू उनका बंगाली आइडेंटिटी, तो ये तो इनको तो करने वाले थे, क्लियर। तो ये सब कुछ चीजें, ठीक है। चलिए, तो ये डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज है, ये मैं बाद में कल आपका कंटिन्यू करूंगा सब कुछ चीजें, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है? एनी डाउट? मंथन, प्रेम, सृष्टि, विशाल? इसको मैं थोड़ा ना अपडेट करके आपको ना अपलोड कर दूंगा, ये शायद आज नहीं तो कल अपडेट मतलब अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आज आपको रिकॉर्डिंग मिली, थोड़ा लेट दूंगा रिकॉर्डिंग भी, और ये मैं थोड़ा अपडेट करता हूँ इसमें, दो तीन पॉइंट मुझे और भी डालने, फिर उसके बाद देता हूँ, ठीक है। हाँ।